CH81 रिफ्रेशमेंट टाइम। मेरी बात सुन ओए भाई, देख तेरा मेरा झगड़ा है, मुझे चाहे कुत्तों की तरह मर ले, गाली दे, जो मन मर्जी कर ले, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे परिवार को बीच में लाते हो तो मैं डर जाता हूँ, और फिर उसी डर में ना जाने सामने वाले का क्या हशल करता हूँ। देख भाई, तूने इतना कुछ बोला फिर भी मैंने तेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी कहा नहीं ना, क्योंकि भाई मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओम ने राज के पास आकर बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ समझाते हुए ये सब कह रहा था, लेकिन अचानक एकदम से सीरियस होने लगता है और आगे बोलता है, तो फिर तुझे भी तो मेरे परिवार की इज्जत करनी चाहिए ना, उसे सम्मान देना चाहिए कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन राज मानो पगला गया था, उसे के दिमाग में दर्द की वजह से ओम के लिए गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से से हंसते हुए कहा, हा हा हा, नहीं रे, मैं तो साले तुझे और तेरे परिवार दोनों को ही मरूंगा। मैं साले जब वो हशल करूंगा ना, तेरा और तेरे परिवार का तेरी रूह कांप जाने वाली है। कसम मेरे नाम की, तेरे परिवार और तेरे शरीर के टुकड़े अपने हाथों से करूंगा और मेरे कुत्तों को खिलाऊंगा और उसके बाद उस कमीनी लड़की के जिस्म के साथ खेलूंगा और तेरी आंखों को मेरे टेबल पर रख इन चीजों को तुझे दिखाऊंगा। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन ओम ने एक गहरी सांस ली और फिर खड़ा हो गया और जमीन पर पड़े राजको को देख गंभीर आवाज में बोलने लगा, मैं कोशिश करता हूँ कि दुश्मनी आगे ना बढ़े, लेकिन तेरे जैसे कमीने सुधरने के लिए बने ही नहीं। परिवार को चल 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई औरत को खेलने की चीज समझता है ना, तब उसके खिलौने को तबाह कर देना चाहिए। तू जैसे हैवान ही इस देश की औरतों को समाज और दुनिया में आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं दुनिया की औरतों को तो नहीं बच सकता, लेकिन सुप्रिया को जरूर बचाऊंगा और इसीलिए तेरी मर्दानगी का तबाह होना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही राज की आंखें शोक से चौड़ी हो गई। उसने बड़ी आंखें करते हुए ओम की तरह देखा और कहा, क्या क्या कहा तूने। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी आगे वो और कुछ बोल पता उससे पहले ही ओम की तेज लाते राज के दोनों पैरों के बीच उसके गुप्तांग पर जोर जोर से लगने लगी। जैसे ही पहली लात राज के गुप्तांग पर लगी, उसकी जोर की चीख निकल गई, आ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसकी चीख अब बंद नहीं होने वाली थी। एक हैवान की तरह ओम उसके गुप्तांग पर लात पे लात मारने ही लगा और उसने तब तक उन लटों को नहीं रोका जब तक कि राज बेहोश नहीं हो गया। उसकी पेट से खून निकलने लगा था। जैसे ही राज बेहोश हो गया, ओम ने उसके सिर को छुआ और ओम ने उसके दिमाग को खाली कर दिया और फिर बोल उठा, पता नहीं क्यों तुम जैसे गुंडे परिवार को बीच में लाते हैं और फिर अपनी इस तरह की हालत करवा लेते हैं। इतना बोलते ही ओम वहां से निकल पड़ता है। जैसे ही वह उस हवेली से बाहर निकलता है, ओम की असिस्टेंट माया एक काली सिक्योरिटी जैसी यूनिफॉर्म में अपने सिर पर टोपी पहने हुए हवेली के गेट पर दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। ओम के बाहर निकलते ही उसने तुरंत ही ओम से बिना किसी हाव भाव के कहा, सर क्या आपको ये अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत थी? ये काम मैं भी कर सकती थी, और अगर आपको ही ये काम करना था तो फिर मुझे अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। ओम ने एक पल के लिए माया को देखा और फिर दोनों ही आगे चल दिए और ओम ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें साथ इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो, कुछ भरोसेमंद और ताकतवर लोगों को ढूंढो और मुझे एक टीम चाहिए, और साथ ही इस राज खुराना की कुंडली का पता लगाओ। हमें अब और भी खतरनाक काम करने हैं मिस माया, उम्मीद है आपकी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग मुझे इस मामले में हेल्पफुल रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब तक माया और ओम दोनों ही ओम की कार के पास पहुंच चुके थे। दोनों ही कार में बैठे और उसी वक्त माया ने जवाब देते हुए कहा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आपका न्याय का स्टाइल पसंद है और साथ ही आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरे मन से फॉलो करूंगी। वैसे सर मैं समझ नहीं पा रही कि आप अगर उनके सामने अपना चेहरा लाने ही वाले थे तो ये मास्क क्यों। उद्धरण चिन्ह। ओम ने गाड़ी को आगे बढ़ते हुए कहा, माया अब से ये मास्क ही ओम की जगह पर लड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ओम के इन चीजों में पड़ने से उसके परिवार पर कोई मुश्किलें आए। इसी वजह से ये गुमनाम रूप ही मेरे बदले सभी काम करेगा और ओम अपने करियर पर फोकस करेगा। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ओम के को गुमनाम रखने की। और बात रही आज की, तो आज लगता है लेडी रेखा मेरी आंखों को पहचान गई थी, लेकिन बेफिक्र रहो, उन्हें कल सुबह से कुछ भी याद नहीं रहेगा। सुबह में वो लोग पागल हो चुके होंगे। वैसे तुम्हें जो काम दिया गया था उसका क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। ओम की बातों को सुन माया काफी इंप्रेस थी और हैरान भी, लेकिन ओम के काम के बारे में पूछते ही उसने अपने सभी विचारों को छोड़ सीधे अपडेट देते हुए कहा, जी सर, मुझे काठवानी के सारे पेपर्स मिल चुके हैं और किस्मत से मुझे उन दोनों माँ बेटे के सिग्नेचर भी मिल चुके हैं। अब काठवानी परिवार को आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। और आप पूछे कि कैसे, इससे पहले ही मैं बात दूंगी। जब आपने मुझे उसके घर में निगरानी रखने को कहा था तो मैं एक नौकरानी के रूप में वहां छू के काम कर रही थी और फिर उनके सिग्नेचर मिलना तो आम बात थी। उद्धरण चिन्ह। ओम ये सुन काफी इंप्रेस हो चुका था। उसने खुश होते हुए माया से कहा, क्या बात है, तुम में थी मेरी उम्मीद से ज्यादा काबिलियत है, मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। ओम के मुंह से ये सुनते ही माया शर्माने लगी और वे दोनों कार में आगे बढ़ चल चुके थे। वहीं दूसरी ओर एक खंडहर जैसी कुछ इमारतों के बीच एक गेंद का गुप्त अड्डे पर कुछ लोग एक कमरे में बातें कर रहे थे। उस कमरे में उस वक्त 4 लोग थे, जिसमें एक आदमी दाढ़ी मुछ के साथ रात के सोने के कपड़े पहने एक सोफे पर बैठा हुआ था और बाकी 3 लोग उसके सामने अपने हाथ पीछे रख खड़े थे। उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस, ड्रग्स की डीलिंग हो चुकी है और शिपमेंट भी रेडी है। आपके ऑर्डर का वेट है, अगर आप कहे तो मैं डिलीवरी रन करवा दूं। सोफे पर बैठा वो पहाड़ी आदमी अपने हुक्के कस को लेकर हाँ में सिर हिलाता है और दूसरे आदमी की ओर देखता है। उसकी नजर को देख दूसरा आदमी थोड़ा घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए बोल उठता है, बॉस बॉस जी, हथियार का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन मिसाइल को आने में अभी भी 2 दिन लगेंगे।
उद्धरण चिन्ह। ये सुन उस पहाड़ी आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और हुक्के के धुएं को उड़ाते हुए तीसरे आदमी को देखता है। उसकी नजर को पड़ते ही तीसरा आदमी भी बोल उठता है, बॉस, सिंघानिया आजकल ड्रग्स और हथियार के बिजनेस में फोकस नहीं लगा रहा है। साथ ही उसका खास आदमी भद्रा भी अब अस्पताल में है। फिलहाल प्रतापगढ़ का सारा बिजनेस रुका हुआ है। शहर में प्रतापगढ़ में कुछ समय बिजनेस को बंद करना पड़ेगा या तो फिर किसी नए आदमी को ढूंढना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी वो कुछ और बोलता उससे पहले ही सोफे पर बैठ वो आदमी अपने जले हुए हुक्के के साथ उस आदमी के पास आता है और एक हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और अपने हुक्के से उस आदमी की आंख को बेरहमी से जलाने लगता है और कुछ ही पल में उस आदमी को गले से पकड़ उसे हवा में उठाता है और उसके गले को इतनी जोर से दबाता है कि उसका गले का 2 ही पल में कचुम्बर बन जाता है और वह आदमी वही मर जाता है। CH82 अबन स्ट्रीट। इस तरफ ओम भी माया को क्लिनिक छोड़ देर रात को शहर के एक बड़े से नाइट एंजॉयमेंट वाली जगह पर आ चुका था। उसे अंशिका की ओर से मैसेज मिला था कि वह उसका शहर के एक एंजॉयमेंट एरिया में उसका इंतजार कर रही है और नीचे उस जगह का एड्रेस था। इस एंजॉयमेंट एरिया को अबन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। ये लोगों के लिए पार्टी करने और वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक मजे करने की बढ़िया जगह थी। कसिनोज, पार्टीज, नाइट डांसिंग एंड ड्रिंकिंग क्लब्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, बाइक राके, कार रेस और इस तरह की काफी सारी मौज मस्ती की चीजें इस स्ट्रीट पर होती रहती थी और इसी वजह से यंगस्टर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। ज्यादातर यंगस्टर्स अपने वीकेंड और रात में टाइम स्पेंड करने के लिए यहीं आते थे। काफी सारे जुआरी भी कसिनो के अंदर 24 घंटे पड़े रहते थे। आज ओम पहली बात अमीरों के इस तरह के पार्टी करने की जगह पर आया हुआ था, वो भी अंशिका के कहने पर। अपनी कार को अबन स्ट्रीट के पार्किंग एरिया में पार्क करते ही ओम चलते हुए इस मशहूर अबन स्ट्रीट के नजारे को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। ओम ने देखा कि मधुर म्यूजिक के साथ लोग नाच रहे हैं। कोई म्यूजिक सुन रहा है तो कुछ लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ हसीन पलों का आनंद ले रहे हैं। डांस क्लब के बाहर भी लोगों की लेने लगी पड़ी थी और कसिनो के बाहर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती और पैसे वाले लोग उसमें से उतरते और पैसों की गड्डियों को वेले पार्किंग वालों को फेंकते और क्लब के अंदर चले जाते। वेले वाले लोग भी उन्हें सम्मान देते और उनकी महंगी गाड़ियों को बड़े ही ध्यान से पार्क कर देते थे। साथ ही हर 2-3 मिनट बाद लोग या तो हंसते हुए या तो उदास चेहरों के साथ क्लब के बाहर निकल जाते थे। ज्यादातर चेहरे कसिनो से निकलने के बाद उदास ही होते। तभी ओम ने देखा कि एक डांस क्लब के बाहर अंशिका, सीमा, निशा और आयुष पार्टी वाले कपड़ों में खड़े हुए थे। निशा ने अपनी हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए चिढ़कर कहा, अंशु दी यार, आपका ये नकचड़ा दोस्त कब आएगा? यार मैं बोर होए जा रही हूँ। चलो ना हम चलते हैं क्लब के अंदर, मेरे पैर अभी से थिरक रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पार्टी खत्म हो जाए और आपका ये दोस्त आए ही ना। जो बोरिंग यार। निशा की बातों को सुन अंशिका ने थोड़ी नाराजगी से कहा, शट अप निशा, अगर तुम जाना चाहो तो अंदर जाओ, मैं ओम के लिए वेट करूंगी। आखिर वो हमारे कहने पर आ रहा है, अगर हमने उसके बिना ही अंदर गए तो उसे बुरा लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अंशिका की नजर दूर से उनकी ओर आते ओम की तरफ पड़ी और उसने कहा, लो ओम भी आ गया। उद्धरण चिन्ह। सभी की निगाहें ओम पर टिक गई और उसे आता देख निशा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, देखो तो जरा लाड साहब को अब आ रहे हैं किसी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन निशा आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही उसने जब ओम को ज्यादा पास आते देखा तो वो बस ओम के रूप को देखती ही रह गई। उस वक्त ओम ने बलज फॉर्मल शर्ट को ब्लैक फॉर्मल पेंट के साथ इन करके पहना हुआ था। साथ ही नीचे पैरों में ब्लैक पार्टी शूज पहने हुए थे। एक हाथ में ब्लैक घड़ी और दूसरे हाथ में हैंड वेयर पहना हुआ था। उसके बाल इतने स्टेल से बिखरे हुए थे कि हवा से लहराते ही वह किसी भी लड़की का दिल चुरा ले। साथ ही अभी अभी सेव किया साफ चेहरा जो कि अबन स्ट्रीट की लाइट्स में चमक रहा था। हरी नीली आंखें और ऊपर से अपनी सहर के पहले 2 बटन खुले हुए। साथ ही की राजा की तरह एटीट्यूड से भरी उसकी चाल, ऐसा लग रहा था मानो खुद कामदेव स्वर्ग से जमीन पर चल के आ रहे हो। ओम ने पल बाहर में ही अबन चौक में लाइमलाइट हासिल कर ली थी। हर लड़की जो ओम को देखती थी वह मंत्रमुग्ध हो जा रही थी और यही हाल निशा, अंशिका और सीमा का भी था। हाय ये लड़का, उफ, आग कहिर एक लड़का इतना मनमोहक कैसे हो सकता है? मैं तो मर जावा। ओम के लूकस पर फिदा होते हुए अंशिका ने बिना इस चीज को नोटिस किए कि उसका भाई उसे सुन रहा है, वह ओम के लूकस की तारीफ करने लगी। उसकी बात सुन आयुष ने अपने गले को खरासा। उन्हू उमहू। आयुष की खरास को सुनते ही अंशिका होश में आए और अपनी गलरी का एहसास होते ही शर्माते हुए बोल उठी, भाई मेरा मतलब था कि हमेशा डॉक्टर के कपड़ों और सिंपल लुक से ओम आज हटकर हैंडसम लग रहा है क्यों? आयुष ने भी अपनी बहन की बात को बचपना समझ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ही देर में ओम उन लोगों के सामने आकर खड़ा रह गया। हे दोस्तों, कैसे हो? आते ही ओम ने सबसे अपने अपने हाल पूछे। आयुष ने तुरंत ही ओम से गले लगते हुए कहा, ये ब्रदर, अच्छा लगा तुम आए। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए अंशिका को देख अपनी आंखें उंचकाई और अंशिका ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके बाद उसकी नजर सीमा और निशा और गई, जो कि अब भी ओम को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। ओम ने उन्हें देख चौंकते हुए कहा, हेलो सीमा, हेलो मिस निशा। लेकिन फिर भी उन दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ये देख अंशिका को थोड़ी जलन सी महसूस हुई और उसने सीमा और निशा को हल्का सा धक्का मारा। धक्के से दोनों ही होश में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोल उठी, है हेलो ओम। और फिर अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अंदर चले, क्लब में कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंशिका की यह बात सुन ओम चौंक गया और उसने हाँ अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। Sorry guys, I have accidentally published a previous chapter of mine and I am not able to republish it, so I am publishing it as a new chapter.
CH83 परिवार की सौगंध। ओम हैरान होते हुए क्लब के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे अंशिका भी सीमा और निशा के साथ आई थी। निशा ने अंशिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे अद्दी, मुझे तो आज पता चल कि ओम इतना हैंडसम है यार, अगर आप उस पे चांस नहीं मार रही हो तो मैं ट्राई करूं। हाय, मैं इसकी फैन हो गई। उद्धरण चिन्ह। सीमा ने भी निशा का साथ देते हुए कहा, अरे निशु, ये क्या कह रही हो? तुमने सुना नहीं था क्या कि ओम को देखते ही तेरी दी कैसे होश खो बैठी थी और बोल रही थी, हाय, ये लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की खिल्ली उड़ाने से अंशिका का चेहरा शर्म लाल हो जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से से सीमा को देखते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों तो उसे देख बेहोश सी हो गई थी, उसे देखे ही जा रही थी हम। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह मजाक करते हुए सभी लोग क्लब के भीतर आ चुके थे। अंशिका ने अपने मोबाइल में कुछ देखा और फिर क्लब में सभी लोगों को डांस करते और काफी लोगों को क्लब में बनने टेबल्स की ओर देखा और एक टेबल नंबर देख सबको उस ओर ले जाने लगी। ओम ने देखा कि उस टेबल पर पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही ओम टेबल के सामने आया तो उसने देखा कि वह 2 लोग सुप्रिया और अभय थे। ओम के आते ही अभय और सुप्रिया खड़े हो गए। सभी ने एक दूजे को ग्रीट किया और फिर अचानक ही अभय इमोशनल होते हुए ओम से लिप्ट पड़ा। उसे ऐसा करते देख सभी लोग हैरान थे और इन सब में सबसे ज्यादा हैरान थी निशा, क्योंकि उसे ओम की पास्ट लाइफ और इन सब लोगों के साथ ओम के संबंध के बारे में ओटा ही नहीं था। इसीलिए निशा थोड़ी हैरानी से सीमा के कामजे पास जाकर पूछती है, हे सीमा दी, ये काठवानी परिवार का बेटा है ना? अभय। सीमा ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो फिर ये इतना अमीर होकर इस ओम के गले क्यों मिल रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रो रहा है? उद्धरण चिन्ह। सीमा ने ओम और अभय को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम अभी अभी आए हो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम ओम नाम के उस लड़के को नहीं जानती। जितना वह अच्छा वह दिखता है उससे भी प्यार और अच्छा उसका दिल है। यहाँ मौजूद हम सभी लोगों को उसने कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हेल्प की है। तुम्हारी दी के बुरे बिहेवियर के बावजूद उस लड़के ने उसे माफ कर दिया। तुम नहीं जानती कि उसका पास्ट कितना खौफनाक रहा होगा और सच खून तो हम में से ये बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने अपने दम पर इतना बड़ा नाम कमाया। हम सबको हर कदम पर साथ दिया। आयुष की जान बचाई, अभय और सुप्रिया की तो 2 बार जान बचाई उसने। मेरी हेल्प की और तुम्हारी दी के घमंड को भूल उसके साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा है। उसने लोगों में अच्छाई देखी और उन्हें अच्छा बनाया भी, वरना सच कहूं तो हम भी बिगड़े बच्चे ही थे। लेकिन जब से वो हमारी जिंदगी में आया है, वी थिंक की जिंदगी ओम की तरह ही जीनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सीमा की इस बात को निशा ने सुना, उसका दिल ओम के लिए नाजुक हो गया। उसके मन में ओम के लिए एक सहानुभूति थी और साथ ही उसके मन में ओम के लिए फीलिंग्स भी आ रही थी। तभी उसने अपनी बहन अंशिका को प्यार से ओम की ओर देखते देखा और उसने तुरंत ही सीमा से कहा, लेकिन सीमा, क्या आप ओम को अपने लिए पाना नहीं चाहती? निशा की यह बात सीधे सीमा के दिल पर लगी थी। उसका चेहरा उदास हो गया और वह धीरे से जमीन पर देखते हुए बोल उठी, मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद हर लड़की ओम को चाहती है, और ये झूठ नहीं कि मुझे ओम पसंद है, लेकिन मैं अंदर से जानती हूँ ओम मेरे लिए नहीं बना और ना मैं ओम के लिए। साथ ही अंशिका की फीलिंग्स को भी मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी लड़के की वजह से मैं अपनी जान से प्यारी दोस्त को खो दूं, चाहे वो ओम ही क्यों ना हो। और वैसे भी वो तो मेरा ख्वाब है और ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ओम एक है और उसे चाहने वाले अनेक। उद्धरण चिन्ह। सीमा की बातों से निशा को सीमा के लिए और खुद के लिए भी बुरा लग रहा था और वह ओम को मुस्कुराते हुए देखने लगी। इस तरफ अभय अब ओम से गले मिल लिया था और फिर अभय और सुप्रिया साथ में मुस्कुराते हुए ओम से बोल उठे, शुक्रिया ओम, जो आज तुमने हमारे लिए किया। मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर अभय ने ओम का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ, और ये वचन मेरे यानी काठवानी परिवार के बेटे अभय और पूरे काठवानी परिवार से है कि काठवानी परिवार के मालिकी के हर एक चीज पर ओम आहूजा का काठवानी के बराबर ही हक है। आज से ओम का दुश्मन काठवानी का दुश्मन और ओम का दोस्त काठवानी दोस्त। काठवानी के अंडर में आई हर दुकान, हर मॉल, हर कंपनी में ओम और उसके परिवार का सम्मान से स्वागत किया जाएगा और उन्हें किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और यह वचन मैं काठवानी परिवार के नाम की सौगंध लेकर ओम आहूजा को दे रहा हूँ। अभय ने अपने परिवार की सौगंध खाई थी और प्रतिष्ठित परिवार के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। परिवार की सौगंध का मतलब था कि वे कभी भी उस वचन को नहीं तोड़ सकते और अगर तोड़ते हैं तो उन पर प्रकृति का कहर बरसेगा। और इतिहास गवाह था कि जिस लोगों ने परिवार की इस सौगंध को तोड़ा था, वह पर भयानक आपदा आई थी, यहाँ तक कि उनकी धन संपत्ति और परिवार तक को खोने जैसी मुसीबतें आई हुई थी। इसी वजह से अभय के इन शब्दों को सुन आयुष चिंता भरे स्वर में अभय को देख पूछता है, अभय, सौगंध कोई मामूली चीज नहीं है, तुम जानते हो ना उसके नतीजे क्या है? तुम इसे निभा पाओगे? उद्धरण चिन्ह। CH84 थैंक यू किस। हे अभय, तुमने परिवार के नाम की सौगंध खाई है, उम्मीद है तुम इस वचन को तोड़ने का अंजाम जानते हो। जैसे ही आयुष के मुंह से यह बात अभय ने सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो ओम मेरे परिवार के लिए किया है ना, उसके लिए मैं मेरा पूरा परिवार ओम के कदमों में देने के लिए रेडी हूँ आयुष। लेकिन फिर भी मैं ओम का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। वेल चलो, माहौल को ज्यादा इमोशनल नहीं करते और अब पार्टी के मजे करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय के इतना कहते ही कुछ ही देर में उनके टेबल पर खाना और ड्रिंक्स आ गई। सभी लोग आसपास यूथ को डांस करते हुए देख रहे थे और एक दूसरे के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहे थे।
ओम ने भी पार्टी को एंजॉय किया। भले ही वह अपने सारी इंद्रियों पर काबू रख सकता था, लेकिन वह अपने दोस्तों के आसपास अपनी शक्तियों के बिना एक आम इंसान की जैसे रहना चाहता था। कुछ देर बाद एक एक करके सभी लोग डांस फ्लोर पर डांस करने लग गए। अब सोफे पर सिर्फ ओम और सुप्रिया ही बचे हुए थे। सुप्रिया ने ओम को देखा, उसके इस रूप को देख वह उससे अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन आज वह ओम के साथ एक हॉट और बेबो सुप्रिया बनकर नहीं, लेकिन एक आम लड़की की तरह बात करना चाहती थी। सुप्रिया ने ओम की ओर देखा और प्यार से कहा, क्या हम कुछ देर खुली हवा खाने बाहर जा सकते हैं? ओम ने सुप्रिया की बात सुन हमें अपना सिर हिला दिया और दोनों ही क्लब के बाहर चले गए। अंशिका ओम और सुप्रिया को क्लब से बाहर जाता देखती है और अपने दिल में हल्की सी जलन महसूस करती है। बल्कि वह जानती थी कि आज का दिन सुप्रिया का है, क्योंकि सुप्रिया ओम का आभार व्यक्त करना चाहती थी, इसीलिए आज उसने अपनी फीलिंग्स को और जलन को अपने ही दिल में दबा देती है। इस तरफ ओम और सुप्रिया दोनों की अबन स्ट्रीट के रास्ते पर धीरे धीरे आगे चल रहे थे। सुप्रिया की ब्लू पार्टी ड्रेस उस पर खूबसूरत लग रही थी और पहली बार ओम ने सुप्रिया को शर्माते हुए देखा था। ओम के हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में थे और वो आगे देखते हुए चल जा रहा था। अचानक ही चुप्पी को तोड़ते हुए सुप्रिया ने जमीन की ओर देख आगे बढ़ते हुए कहा, शुक्रिया ओम, आज जो तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए किया वो शायद मेरा परिवार या मैं जिंदगी बाहर नहीं भूल पाएंगे और ना ही तुम्हारे एहसान को इस जन्म में चुका पाएंगे। सच खून तो मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया किस प्रकार करूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही अपनी प्यारी आंखों से सुप्रिया ओम को देखने लगी। ओम ने भी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पता है बचपन में मेरे कभी भी दोस्त नहीं बने, क्योंकि मुझे लोगों डर लगता था कि अगर मैंने उन्हें अपने करीब होने का मौका दिया तो वे लोग भी मेरे माँ पापा की तरह मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। मैं हर रोज अकेले ही अपनी जिंदगी को जिया करता था। अकेले ही घर में फुटबॉल खेलता, अकेले ही क्रिकेट खेलता रहता और अकेले ही टेलीविजन देखता। मेरी जिंदगी में मैं काफी साल तक अकेला ही रहा। फिर कॉलेज के दिनों में मेरी लाइफ में एक दोस्त आए, मुझे पहली बार दोस्ती हुई और सब अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक ही मुझे पता चला कि उस तो कभी मुझे दोस्त समझा ही नहीं। फिर उस समय मैं इस तरह से टूटा ना कि मैंने एक गलत कदम उठाने बारे में सोच लिया और उसी गलत कदम ने मुझमें एक नई ताकत जगाई और तब मैंने सोचा कि अब मैं अकेला नहीं रहूंगा और चाहे जो भी मुसीबत हो मेरे दिल के करीब लोगों को बचना मेरी जिम्मेदारी है। और सुप्रिया, तुम भी मेरे दिल के करीब रहने वाली एक दोस्त हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ दूंगा? ओम के मुंह से अपने भटकाल के बारे में जान सुप्रिया भावुक हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त वह ओम के साथ खुश थी। उसने ओम का हौसला बढ़ते हुए कहा, पता है मैं तुम्हारे हम सब की लाइफ में आने से पहले एक बिगड़ेल अमीर लड़की थी, क्योंकि हमें घर से वो सब मिलता है जो हम मांगते हैं। हमें राजकुमार और राजकुमारियों की तरह पापा जाता है और इसी वजह से हमें हर जगह इसी तरह ट्रीट होना पसंद है, क्योंकि हमें लोगों की इज्जत करना और किसी चीज की अहमियत नहीं समझ आई जाती। लेकिन जब लाइफ में तुम आए, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते देखा, अपनों के लिए खड़े होते देखा, तब मुझे पता चला कि किसी चीज की कीमत क्या होती है और तुम्हारी वजह से मुझे अब एक गोल मिला है, लोगों की मदद करने का। तो हर बात के लिए शुक्रिया ओम और काश मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया ओम। उद्धरण चिन्ह। ओम ने सुप्रिया की ओर देख मुस्कुरा दिया। अब तक वे अबन स्ट्रीट के बीचों बीच बने फाउंटेन के पास आ चुके थे और अचानक ही सुप्रिया ने ओम का हाथ पकड़ लिया। ओम सुप्रिया के इस अचानक से किए आगे वार से हैरान था, लेकिन वो इसकी हैरानी और भी बढ़ गई जब सुप्रिया ने उससे कहा, प्लीज इसे गलत वे में मत लेना। और इतना कहते ही सुप्रिया ने ओम के गाल पर एक किस कर दी। अचानक से मिली इस अनएक्सपेक्टेड किस की वजह से ओम के गाल लाल हो गए और साथ ही उसकी आंखें भी खुली रह गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसे किस की थी, भले ही गाल पर किसी लड़की से उससे अब तक इस तरह के थैंक यू की उम्मीद नहीं थी। किस करने के बाद शर्म से लाल गालों वाली सुप्रिया ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू ओम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ओम था कि अपने सदमे से बाहर आने को रेडी नहीं था। वह अब भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए सामने की ओर देखे जा रहा था, लेकिन उसके लिए सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुए थे। जैसे सुप्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान होते हुए बोल उठी, अंशिका तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अंशिका का नाम सुनते ही ओम ने भी अपने बहाल हाल के साथ मुड़कर देखा और जैसे ही उसने अंशिका को अपने सामने देखा उसकी हालत और भी टाइट हो गई, क्योंकि अंशिका हैरानी और गुस्से के साथ उन दोनों के सामने खड़ी थी। CH85 अंशिका का मन। अंशिका तत् तुम। ओम भी हैरानी के साथ अंशिका को अपने सामने जलन और उदास निगाहों से देखते देखते हुए खड़े देख ओम थोड़ा घबरा गया था। वह अभी एक सदमे से बाहर तो निकला नहीं था, लेकिन अचानक से उसके सामने दूसरा झटका अंशिका के रूप में खड़ा था। ओम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह अंशिका से क्या कहे। हालांकि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अंशिका से डरता क्यों है, लेकिन ओम ने फिर भी अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हुए कुछ बोलने का प्रयास किया। लेकिन उसी वक्त सुप्रिया अंशिका के पास जाते हुए नम आवाज में बोल उठी, जैसा तुम समझ रही वैसा कुछ नहीं है, मुझे बस ओम को शुक्रिया कहना था, इसी वजह से मैंने उसे गाल पर किस की है, बाकी कुछ और मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अंशिका, हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रिया को ये बात कहते देख ओम को एहसास हुआ कि वो और अंशिका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन में नहीं है और ना ही उसे अंशिका को कुछ समझाने की या अपना पक्ष रखने की जरूरत है। इसी वजह से ओम तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अंशिका से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक अंशिका बोल उठती है, मैं जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ आज जो भी हुआ उसके बाद
सुप्रिया, मैं ओम को अपना दोस्त ही समझती हूँ, किसी को खुद से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जाता और मैंने ओम के दोस्त के रूप में एक नई शुरुआत की है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ भी क्लेरिफाई करने की जरूरत है। मैं बस तुम दोनों की क्लब से गायब देखा तो चली आई, तुम्हें ढूंढते हुए। अचानक से अंशिका की इस तरह की बात सुन ओम और सुप्रिया दोनों ही हैरान थे, लेकिन ओम अंशिका के उदास चेहरे को पढ़ सकता था, उसे उसकी उदासी दिख रही थी और अचानक से ही ओम के दिमाग में किसी लड़की की आवाज घूमने लगी। ओम, क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? माना मैंने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की है, लेकिन जब से कॉलेज में मैंने तुम्हारे मरने की बात सुनी थी मैंने किसी लड़के से बात तक नहीं की। उसके बाद मैं हर रात तुम्हारी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए रोती। आज तक मुझे तुम्हारी अलग अलग तरह से हुई मौत के सपने आते हैं। तुम जिंदा हो फिर भी मैंने तुम्हें न जाने कितनी दफा मेरी वजह से मरते देखा। भगवान मुझे सजा दे ही रहा है, कम से कम तुम तो मत तड़पाओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये अंशिका के दिमाग में चल रही बातें थी, लेकिन ओम ने अंशिका के दिमाग की बातों को सुनना नहीं चाहा था। उसे अपने आप ही अंशिका के दिमाग की बातें सुनाई दे रही थी। ये देख ओम चौंक गया, उसके मन के विचार दौड़ने लगे। ये तो अंशिका के दिमाग में चल रहे विचार है, लेकिन मैंने नहीं चाहा कि मैं उसके दिमाग को पढ़ूं, फिर ये अपने आप ही क्यों मुझे सुनाई दे रहे हैं? क्या मैं अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहा हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं अंशिका के दिमाग में चल रहे ये विचार उसकी तेज भावना की वजह से तो नहीं सुनाई दे रहे, या फिर अंशिका चाहती है कि मैं उसके विचारों को सुनूं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ओम को यह विचार आया वह और भी हैरान हो गया। उसे अंशिका के विचार अपने आप ही सुनाई दे रहे थे और यह विचार उसके लिए थे, लेकिन तभी ओम को याद आता है कि अंशिका अपने किसी सपनों के बारे में सोच रही थी, जो मेरे मरने के बारे में है। ओम ने तुरंत ही अंशिका और सुप्रिया को देख कहा, सुप्रिया, क्या मैं अंशिका से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? ओम की बात सुन सुप्रिया ने तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से जाने लगी, लेकिन उससे पहले वह अंशिका के करीब आए और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वैसे हाँ, ओम के लिए तो ये एक थैंक यू किसी थी कैलिन, मैंने अपने पूरे मन से उसे प्यार से किस की थी। अंशु मेरी जान, मैं भी इस रेस में आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि ओम जैसा लड़का दुनिया में शायद कोई नहीं है, और अगर ये एक ही है तो मुझे भी इस दुर्लभ इंसान को पाने का पूरा अधिकार है ना। सुप्रिया की बात सुन अंशिका चौंक गई, लेकिन उसने भी हार खान माननी थी। उसने भी सुप्रिया को मुस्कुराते हुए देख शांति से कहा, देखते हैं। इतना कहते ही सुप्रिया भी वहां से चली गई। सुप्रिया के जाते ही ओम ने अंशिका से बिना समय गवाए पूछ लिया, क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? अंशिका ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि तुम नई शुरुआत कर रही हो, पर उससे पहले तुम्हें अपने पास्ट को भूलना चाहिए। मैं भी समझते हूँ कि जवानी के जोश में कभी कभार बचपने में कोई गलती हो जाती है और मैं उस चीज के लिए तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन मेरे माफ करने से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को माफ करना। क्योंकि अगर तुम खुद ही खुद को माफ नहीं कर पाओगी तो तुम्हारा मन कभी संतुलित नहीं होगा। तो अंशिका, बेहतर होगा कि तुम अपने जिंदगी के उस खराब सपने को भूल जाओ और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे देखो। उद्धरण चिन्ह। अचानक से ही ओम की मुंह से यह बात सुन अंशिका दंग हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओम किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वह ओम की बात से रिलेट कर पा रही थी, मानो ओम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। इसी वजह से उसने भी शांति से जवाब देते हुए कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। उसके इस तरह के जवाब से ओम ने शांति से पूछते हुए उससे कहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम बताओगी कॉलेज में मेरे जाने के बाद क्या हुआ? अचानक से इस तरह के सवाल को सुन अंशिका हैरान हो गई। वह अपनी आंखें फाड़े ओम को देखे जा रही थी। CH86 अंशिका का ट्रॉमा। अंशिका ओम के अचानक पूछे गए इस सवाल से हैरान थी। हालांकि उसके लिए भी उस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंशिका के बेइज्जत करने से ओम जिस तरह से टूट चुका था, उसी तरह ओम की मौत की जिम्मेदार अंशिका बन चुकी थी और कॉलेज में सभी लोग उसे मर्डर के नाम से जानने लगे थे। अंशिका जैसे ही इस बात को सोचने लगी उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले की आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन उसी वक्त एक और लड़की की आवाज ओम को सुनाई दी, मैं बताती हूँ। ओम और अंशिका ने हैरानी के साथ आवाज की दिशा में देखा तो वहां सीमा गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। वह अंशिका को देखते हुए पास आए, लेकिन अंशिका ने उसे नामे अपना सिर हिलाकर चुप रहने के लिए इशारा किया। अंशिका को इतना कमजोर हुआ डायलॉग, 2 पल के लिए सीमा भी भावुक हो गई, लेकिन फिर ओम को देख गंभीर होते हुए बोल उठी, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था। जिस दिन से कॉलेज में खबर आई कि चंपू यानी तुम्हारी मौत हो चुकी है, तो माइक यानी महेश चंदवानी ने लोगों में खबर फैला दी कि चंपू की मरने की वजह अंशिका है। अंशिका के सबके सामने बेइज्जत करने की वजह से ही चंपू ने आत्महत्या कर ली। लोगों की नजरों में अंशिका एक कातिल हो गई थी। जो कोई भी अंशिका को देखता उसे कातिल बोलता। टाइम के साथ साथ हालत बद से बदतर होते गए। मैं खुद भी अंशिका को दोषी मानती थी, लेकिन कातिल नहीं। मेरे अलावा और कोई अंशिका से बात नहीं करता था। जगह जगह चंपू की कातिल, बेशर्म और नया जाने क्या क्या सभी स्टूडेंट्स कहते थे। माइक और उसके दोस्त तो अंशिका को जब भी देखते उसे तुम्हारे नाम से इतना सताते कि अंशिका धीरे धीरे ट्रॉमा में जाने लग। उसके दिमाग में तुम घूमने लगे थे और लोगों की बातों से अब तो उसके सपनों में भी तुम आने लगे थे। अंत में जब उसके पापा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अंशिका और मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वहां भी अंशिका के बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो बेचारी खुद को तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी और इसी सदमे में उसे बार बार हीट स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ रहा था। अंत में 1 साल तक स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने की वजह से अंशिका नॉर्मल हुई।
लेकिन तब तक वह स्वभाव से पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन जब उसने तुम्हें वापस देखा तो तुम्हारे चेहरे की वजह से उसके स्ट्रोक्स वापस शुरू हो गई और अब भी कभी कभार अंशिका रात को जग जाती है, क्योंकि उसे बार बार तुम्हारे मरने के सपने आते हैं और बार बार वह देखती है कि ओम मरने का कारण वो है। तुम नहीं जानते ओम तुम्हारी मौत से अंशिका की जिंदगी किस तरह से बदल गई थी। मैंने उसे रातों को जगते, अकेले रोते, तुम्हारे नाम से चिल्लाते और ट्रीटमेंट के वक्त तो मैंने उसके तड़पते हुए शरीर को भी देखा है। वो तुम्हें मरता देख जिस हद कंपने लगती थी, शायद ही ऐसी कोई सजा यमराज भी किसी को देता होगा। मैं जानती हूँ कि अंशिका की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन ओम उसकी 100 गुना से ज्यादा बदतर सजा अंशिका ने पाई है। जानती हूँ कि उसे माफ करना इतना आसान नहीं, लेकिन क्या एक मौका तुम दोनों एक दुआरे को नहीं दे सकते? क्या तुमने उसकी वजह से अपने आप को बदला, वो तुम्हारी वजह से बदल गई। ओम मानती हूँ कि उससे गलतियां हुई है, लेकिन उन गलतियों के लिए माफी भी तो मिलती है। प्लीज एक बार सोचो और तुम दोनों एक अच्छे दोस्तों की तरह नई शुरुआत करो। उद्धरण चिन्ह। सीमा ने जब अपनी बात खत्म की तो उसने देखा कि ओम की आंखों में भी हल्का सा पानी आ चुका था, लेकिन उसकी नजर मानो अंशिका के बीते दिनों में चली गई हो, इस तरह से उन यादों को अपने मन से बनाकर देख रही थी। उसीलिए सामने अंशिका भी अपनी इन दर्द भरी यादों को फिर से याद कर रोने लगी थी। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, और वही दूसरी ओर सीमा अंशिका को राइट देख खुद भी रो पड़ी और फिर उसे गले लग गई। ओम ने अंशिका के पास जाकर उसे भावुक होकर देखते हुए कहा, अंशिका, माफ करना जो मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे साथ शायद उस सजा की हकदार तू नहीं थी। मैंने बेशक उस दिन तालाब में डुबकी लगाई थी और मौत की राह भी देख रहा था, लेकिन उसकी वजह तुम नहीं थी। वजह थी मेरी उम्मीद, जो बचपन से माँ बाबा के लौटने के लिए थी। बरसों तक अकेले रहने के बाद तुम जैसी दोस्त मिली तो एक अच्छे दोस्त के लिए थी, और किसी प्यार हुआ तो उसके प्यार के लिए थी। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा था कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। मैं टूटा था अपनी उम्मीद के टूटने से और उस उम्मीद के साथ लोगों के सामने बेइज्जत होने से। आखिर क्या गलती थी मेरी, लेकिन सालों से मेरी किस्मत ने मुझे बस धोखा दिया था। मेरे आत्महत्या की यह वजह थी, तुम नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें जिस दिन देखा उस दिन से माफ कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद को माफ कर दो। एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? जब ओम की मासूम आंखों ने अंशिका को देखा तो अंशिका भी मुस्कुराते हुए ओम को देख हाँ में अपना सिर हिला दी। फिर सभी लोग अपने गम को भुलाकर वापस से क्लब में आ गए। कुछ देर मजे करने के बाद अभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास अंशिका अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। उसकी खिड़की आधी खुली हुई थी। अचानक ही एक आदमी की परछाई खिड़की पर दिखी और धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी। CH87 मासूम अंशिका। अंशिका अपने कमरे में बेफिक्र होकर आराम से सो रही थी, और वह काली परछाई धीरे धीरे अंशिका की बेड की ओर आगे बढ़ रही थी। कमरे में चोरी छिपते हुए आए उस इंसान ने एक काली हुडी और पेंट पहन रखी थी। उसके सिर पर हुडी की केप पहनी हुई थी और इसी वजह से उस इंसान का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वह इंसान धीरे धीरे अंशिका की बेड के बेहद करीब आ चुका था, और लेकिन अंशिका थी कि पनी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस काली हुडी पहने आदमी ने अंशिका के रूम को गौर से देखा और फिर उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी एक टैबलेट्स की बोतल पर गई। जब उसने उस बोतल को अपने हाथ में लेकर देखा तो वो बोतल नींद की टेबलेट्स की थी। 2 पल उस बोतल को देखने के बाद वह आदमी वापस अंशिका के बिस्तर के पास आ गया था। वह बिस्तर के पास आकर अंशिका को गहरी नींद में सोते हुए देखता है और नीचे बैठ सोई हुई अंशिका को घूरने लगता है। अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि अचानक से ही अंशिका की आंखें खुल गई और अपने सामने उस काले कपड़े पहने आदमी को देख वह डर के मारे अपने बेड पर बैठ गई, और वो किसी को बुलाने के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस काले कपड़े पहने आदमी ने उसका मुंह ढक दिया और अपनी केप निकालते हुए अपना चेहरा दिखाया। अंशिका के सामने खड़ा वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ओम था। ओम को देखते ही आधी अधूरी नींद में से जागी अंशिका मुस्कुराने लगी, मानो वो अब भी नींद में हो, और बोल उठी, ओह ओम, मेरी जान तुम हो। चलो अच्छा है आज तुम सपने में मरने नहीं आए हो। उसे इस तरह से देख ओम हैरान था, हल्की उसे समझते देर नया लागे कि अंशिका अब भी आधी नींद में है, और उसे इस तरह से नींद में बातें करते देख ओम ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसने अंशिका को वापस प्यार से बेड पर लिटा दिया। लेकिन अंशिका मानो ओम को अपने सपने में देख रही हो, इस तरह से नींद में ही बड़बड़ाने लगी, तुम्हें ना मेरे सपनों में आकर गाना गाना चाहिए, मुझे प्यार से बातें करनी चाहिए और मुझसे प्यार करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सपने में मरने के लिए आते हो। उद्धरण चिन्ह। अंशिका को इस तरह से नींद में बच्चों की तरह बातें करते देख ओम को अंशिका क्यूट और प्यारी लग रही थी। वह उसे सुलाने के लिए उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके ऐसा करने से अंशिका बड़े ही प्यार से मुस्कुराती है और ओम का एक हाथ अपने गाल से कस के पकड़कर बोल उठती है, बालों में हाथ सहला रहे हो, कोई नहीं, करो करो, यही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सपनों में मरते हो और हकीकत में लड़कियां तुम पर मरती है। जानते भी हो कि मुझे तुमसे किस कदर प्यार है, लेकिन तुम हो कि दोस्ती के आलाप गाए जा रहे हो। प्लीज एक मौका दो ना ओम मेरी जान, वादा करती हूँ तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दूंगी, लेकिन एक बार मुझे खुद से प्यार करने का एक मौका दो। उद्धरण चिन्ह। अंशिका की इस तरह की बातें सुन ओम मुस्कुरा भी रहा था और गंभीर भी था, क्योंकि जो अंशिका उसके आसपास दिन भर काम और अपने करियर के गुणगान गाती थी, वही अंशिका अपने दिल में काफी कुछ लिए बैठी थी। लेकिन तभी अंशिका अचानक से रोने लगती है और ओम भी ये देख हैरान हो जाता है। तभी अंशिका रोते हुए बोल उठती है, तुम जानते हो, जब भी तुम सपनों में मरते हो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मर रही हूँ, और यही सपने के बारे में जब सुबह उठकर सोचती हूँ तो खुद को तुम्हारी मौत का जिम्मेदार समझती हूँ।
हर रोज नरक सी जिंदगी से मैं थक चुकी हूँ। ओम अपनी दवाइयों से मुझे भी कोई ठीक होने की दवाई दे दो ना। मेरा ओम प्यारा ओम। ओम ओम ओ माँ उद्धरण चिन्ह। इतना अखने के बाद अंशिका वापस घरी नींद में सो जाती है। उसके सोते ही ओम उसे देख मुस्कुराते हुए और उसके बालों को सहलाते हुए बोल उठता है, मैं हूं ना अंशिका, तुम्हें कोई सपना परेशान नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही ओम अंशिका के सिर पर हाथ रखता है और अंशिका के दिमाग में अंतर्ध्यान हो जाता है। अंतर्ध्यान होते ही ओम अंशिका के दिमाग में चल रही हर एक सोच, हर एक सपने को सुन और देख पा रहा था। इस वक्त ओम भी अंशिका के दिमाग का एक हिस्सा था। ओम धीरे धीरे अंशिका के दिमाग के उस कोने में चल जाता है जहां अंशिका के सपने संग्रहित थे। ओम देखता है कि उस स्थान पर अंशिका की यादें और सपने हवा में किस पते की तरह तैर रहे थे। अंशिका के दिमाग के उस कोने में अंशिका के बचपन से लेकर आज तक की सभी यादें, सभी सपने मौजूद थे। ओम बिना समय गवाए अंशिका के बुरे सपनों को ढूंढने लगता है और कुछ ही पल में उसे एक सपना मिल भी जाता है। एक स्क्रीन की तरह वह सपना हवा में तैर रहा था। ओम के सामने उसी की तस्वीर हवा में देख ओम तुरंत ही उस स्क्रीन जैसे सपने को छूता और अचानक से ओम उस सपने के अंदर आ जाता है। वह उसका पुराना कॉलेज था जहां वो अंशिका के साथ पढ़ा करता था। ओम ने देखा कि अंशिका और सीमा कॉलेज के कॉरिडोर से कहीं जा रही थी। अचानक से ही एक लंबा चौड़ा लड़का आकर अंशिका और सीमा के रास्ते में आ जाता है। उस लड़के को देखते ही अंशिका चिढ़ते हुए बोल उठती है, माइक, आखिर ये क्या बदतमीजी है? पूरे कॉलेज में जो तुमने फैलाया वो क्या काफी नहीं है, जो अब बीच रास्ते में भी परेशान करने आ गए हो? उद्धरण चिन्ह। अंशिका और सीमा को गुस्से में देख माइक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरी जान, ये दस्तूर है दुनिया का, जैसा करो वैसा भरो। मैं तो तुझे सिर्फ परेशान कर रहा हूँ, लेकिन तुमने तो चंपू को परेशान तो किया लेकिन उसकी जान भी ले ली। सच में बुली करने में तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। माइक की बात सुनते ही अंशिका का चेहरा पछतावे से जमीन की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। यहाँ तक कि सीमा भी माइक को उसे परेशान ना करने के लिए कहती है, लेकिन माइक था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओम ने देखा कि अंशिका मन ही मन रो रही थी। तभी अचानक मैके की एक बात सुन अंशिका, सीमा और ओम तीनों ही चौंक गए। CH88 फिलहाल सब सही है। वैसे मेरी जान, अगर तुम चाहो तो मैं पूरे स्कूल को चुप करवा सकता हूँ। एक रात मेरे बिस्तर को गर्म कर दो, फिर देखो अगर कोई तुम्हें चुप भी बोलने की हिम्मत करे। उद्धरण चिन्ह। माइक की बात सुन अंशिका गुस्सा हो जाती है और सीमा को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगती है। तभी ओम देखता है कि माइक अंशिका को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, अंशिका, सोच लो, उस चंपू के कातिल होने के लिए दम से घूंट कर मरना अच्छा या फिर मेरी एक रात की रखेल बनना अच्छा है? चॉइस बहुत ही आसान है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ओम इन बातों को सुनता है, उसे गुस्सा और उसकी वजह से बदनामी को सहन कर रही अंशिका पर तरस भी आता है। अचानक ही ओम ऐसी ही अनगिनत यादों को अपने आसपास घूमते दिखता है और उन्हें देख ओम को एहसास हुआ कि अंशिका का जीवन भी नेक से कम नहीं था और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ओम ही उसकी वजह था। ओम ने अपनी आंखें बंद कर दी और अंशिका के सपनों की दुनिया से वापस लौट आया। उसने अंशिका को देखा और फिर गंभीर होते हुए कहा, माफ करना अंशिका, मैं नहीं जानता था कि तुम सच में अकड़ू या घमंडी नहीं हो। इस नकली चेहरे के पीछे दर्द से कराहती अंशिका है, लेकिन अब मैं तुम्हारे मन के और सपनों के हर दर्द को तुम्हारे दिमाग से उखाड़ फेंकूंगा, यह मेरा वादा है। इतना कहने के बाद ओम वहां से चला जाता है। अगले दिन से ओम का अंशिका के प्रति अपना स्वभाव बदल चुका था। वो अंशिका के साथ अच्छे से पेश आता था, अंशिका की केयर करता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ ही बिताया करता था और वही ओम का बिजनेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साथ ही माया भी अब ओम के बगैर ही क्लिनिक को संभाल लिया करती थी। हालांकि ज्यादातर बीमारियों के लिए ओम ने खुद से ही कुछ प्राचीन भारतीय औषधियों और नुस्खों की सहायता से दवाएं बनाकर रख दी थी। ऊपर से माया भी ओम के लिए एक विश्वास पत्र टीम की खोज में लगी हुई थी। इसी के साथ माया ने ओम के कहने पर सिंघानिया के बिजनेस के बारे में भी काफी सारी जानकारियां हासिल कर ली थी। दूसरी ओर काठवानी परिवार की समस्या भी सॉर्ट हो चुकी थी। काठवानी साहब की बहन ने कंपनी के सभी कागजात काठवानी को वापस भेज दिए थे। अब काठवानी एंड कंपनी पूरी तरह से काठवानी के हाथों में थी। साथ ही उसकी बहन ने काठवानी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया था, मानो वो गायब सी हो गई थी। दूसरी ओर ओम और उसके परिवार में भी खुशहाली छाई थी। ओम ने अपने अंकल को अभय और उसके परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में पहले ही बता दिया था, जिसे सुन ओम के चाचा को अपने भतीजे पर गर्व था और वही दूसरी ओर ओम की चाची को ओम की चिंता हो रही थी कि कहीं इस वजह से ओम को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन चाचा और ओम के समझाने पर वह ज्यादा कुछ नहीं बोली। इसी तरह एक शाम को ओम अपने कमरे में हर रोज की तरह ध्यान में मगन था। उसने जमीन पर बैठते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख ध्यान की मुद्रा बनाई और फिर अनकहे बंद कर ध्यान करने कुछ ही पल में वह हवा में उड़ने लगा था। हवा में उड़ते हुए भी वह ध्यान की मुद्रा में ही था और अपने शरीर से वह एक सुनहरा ऑरा निकाल रहा था। उसका दिमाग इस वक्त अपने पूरे घर को मानो स्कैन कर रहा हो। इस तरह से यही बैठे बैठे घर के अंदर की लाइफ फोर्स को वो महसूस कर पा रहा था। वह देखा था कि रिया और सौम्या टीवी देखने में मशगूल थे और शारदा चाची सबके लिए खाना बना रही थी और वही विजय चाचा अपने रूम मौन बैठे बैठे कोई काम कर रहे थे। भले ही ओम को उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ फोर्स को वो महसूस कर पा रहा था। अचानक ही उसकी रेंज में उसे घर के बाहर काफी सारे लोग की लाइफ फोर्स को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे उनसे कुछ भी खतरा नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि ओम इंसान के दिमाग में चल रहे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा था। लेकिन भले ही उन लोगों में से ओम को पॉजिटिव एनर्जी ही मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे लोग उसके घर के दरवाजे पर क्या कर रहे थे।
इस वक्त ओम का फोकस बाहर के लोगों पर इतना तेज था कि उसे अपने घर में चल रही हलचल नहीं दिख रही थी, और अचानक से ही ओम के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ओम तुरंत ही अपने ध्यान से भर आकर जमीन पर उतर गया और फिर एक टी शर्ट पहनते हुए दरवाजे को खोलने चल गया। जब उसने दरवाजे को खोला तो उसके सामने विजय चाचा मुस्कुराते हुए खड़े थे। विजय चाचा ने ओम के दरवाजे को खोलते ही कहा, चलो बेटा, डिनर करे। ओम ने चाचा की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर चाचा के साथ ही ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी दरवाजे पर का होना है इस बात की ही हलचल चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर पर इतने सारे लोग अचानक से क्यों आए हुए थे। जैसे ही विजय चाचा ने ओम को परेशान देखा तो उसने ओम से पूछ लिया, क्या बेटा इतना परेशान क्यों है, काम का टेंशन है या फिर कोई बात सता रही है? उद्धरण चिन्ह। ओम ने भी विजय की बात सुन मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहा, अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ओम अपने चाचा को अपनी शक्तियों और अभी अभी जो उसने देखा उस बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई बताने से उसके और उसके परिवार के लिए परेशानियां ही बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर अपने चाचा के साथ उतरा उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। CH89 विचित्र आदमी। सरप्राइज। ओम। जैसे ही ओम सीढ़ियों से नीचे उतरा ओम ने देखा कि मेयर का काठवानी का पूरा परिवार इस समय ओम के घर के हॉल में था। ओम उन्हें देख हैरान था कि क्षणक से ये सब लोग उसके घर आखिर किस वजह से आए थे। हालांकि ओम को समझते देर नहीं लगी कि उसके चाचा भी इन सब में शामिल थे। ओम ने हैरानी और मुस्कुराहट के साथ सबको देखा और चौंकते हुए बोल उठा, अरे काठवानी अंकल, मेयर अंकल, आप सब यहाँ इस वक्त कैसे? ओम को हैरान देख विजय ने उसके पीठ पर हाथ रख कहा, मेरे बच्चे, तुमने जो काठवानी परिवार के लिए किया है इस वजह से मेयर सर और काठवानी साहब तुम्हें पर्सनली शुक्रिया कहने आए हैं, और वो भी पूरे परिवार के साथ। उद्धरण चिन्ह। इस तरफ ओम के घर में पार्टी भरा माहौल था, वही दूरी और बादलों में एक सुंदर से बगीचे में बने एक घुमट में नीरजा देवी, जो कि एक डेमियंजल थी और साथ की बादलों की रानी भी, वे बगीचे के बीचों बीच घुमट में बैठ वातावरण को देखते हुए किसी तरह की ड्रिंक का मजा ले रही थी। अचानक से एक बौने जैसा दिखने वाला अजीब सा आदमी दौड़ते हुए नीरजा देवी के पास आता है। उस बौने इंसान ने लाल चमकदार धोती जैसा कुछ पहन था, जिसके छोर पर सुनहरी पट्टी से भरत काम किया हुआ था, और अपने शरीर के ऊपर के हिस्से में एक लाल गमछे जैसे का कुछ लपेटा हुआ था। वो अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए नीरजा देवी के पास आ रहा था। नीरजा देवी के सामने आते ही वह बौना आदमी हौंकते हुए बोल उठता है, रानी साहिबा, सर्पदूत आपसे मिलने आए हैं। सर्पदूत सुनते ही नीरजा देवी के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। उन्होंने तुरंत ही उस बौने को देख पूछा, अम्बू, क्या आप सत्य कह रहे हैं? आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? अम्बू अभी भी भागकर थका हुआ था, इस वजह से हाँफ रहा था। उसने हौंकते हुए ही अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके हाँ में सर हिलाते ही नीरजा देवी अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर अम्बू की ओर अपनी पीठ मोड़ते हुए कहा, ठीक है, जाए उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे पास बगीचे में लाए। उद्धरण चिन्ह। अम्बू ने न चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए नमन किया और फिर वहां से निकल गया। इस तरफ नीरजा देवी विचारों में खो गई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ही चिंता के भाव दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर ओम काठवानी और मेयर के परिवार के साथ बातों में लगा हुआ था। ओम के पास आकर मिस्टर काठवानी भावुक होते हुए ओम को दकाते और फिर उसे जोर से गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद यूं ही इमोशनल मोमेंट खत्म होने के बाद मिस्टर काठवानी ओम से कहते हैं, माफ करना ओम बेटे, तुम्हें ठीक से शुक्रिया बोलने में मुझे थोड़ी सी देर लग गई। बेटे तुम्हें पता है, जब मेरी बहन मेरे दोनों बच्चों को उठाकर ले गई थी तो मैंने तो अपने बच्चों को वापस सही सलामत पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने काफी लोगों को सहायता के लिए कॉल किया, यहाँ तक मेरसर ने भी अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी मेरे बच्चों को बचाने में, लेकिन तुमने किसी फरिश्ते की तरह हमारे मुश्किल भरे समय में आगमन किया और मेरे दोनों बच्चों को मेरे पास वापस लाए। मुझे नहीं पता मेरी बहन खान चली गई, लेकिन उसने मेरी सारी जायदाद मेरे नाम करके पेपर्स मुझे वापस भेज दिए, और अब मेरी कंपनी में पूरी तरह से आक्षद है और सुरक्षित भी। और सका में बेटा, हमारे चेहरे पर इन खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। थैंक यू ओम बेटा, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। काठवानी ने अभी अपनी बात को खत्म ही किया था कि मिसेस काठवानी भी ओम के हाथों को पकड़ आंसू भरी आंखों से ओम को देख कहती है, बेटा तुमने एक माँ को अपने बच्चों से वापस मिलाया है। मेरी दुआ भगवान से कि जिंदगी की हर एक खुशी, हर एक कामयाबी तुम्हें मिले। शुक्रिया मेरे बच्चे, आज से मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम के आसपास पूरा माहौल नम हो चुका था, और इसी माहौल को खुशनुमा बनाते हुए मिस्टर काठवानी अचानक ही ओम के सामने कुछ पेपर्स रख देते हैं। ओम उन्हें देख चौंकते हुए मिस्टर काठवानी को देखता है और पूछता है, अंकल ये क्या है? काठवानी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटे ये वही पेपर्स है जो मुझे अपनी बहन ने वापस कर दिए है, लेकिन मैंने तुम्हारे चाचा और मेयर साहब के साथ डिस्कस कर और मैंने और मेरी बीवी ने सोचा कि आज से इस प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो। ये सुनते ही ओम और भी ज्यादा चौंक जाता है और बोल उठता है, ये क्या अंकल, अभी अभी आपने और आंटी ने मुझे अपना बेटा माना और अब ये पेपर्स देकर मुझे अपने से पराया कर रहे हैं। मुझे प्रॉपर्टी या पैसों का लालच नहीं है, मुझे न आपका आशीर्वाद ही चाहिए, ऊपर से आपने मुझे बेटा कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ओम की बात सुन मेयर साहब ओम के पास आकार बोलते है, ओम बेटे हमने पहले ही तुम्हारे चाचा चाची से इस बारे में बात कर ली है और बड़ों के दिए गिफ्ट को ना नहीं नया बोलते, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। ओम अपनी बात पर कायम रहते हुए बोल उठा, सॉरी अंकल, लेकिन ये गिफ्ट में नहीं ले सकता। ओम को अपनी बात पे अड़ा देख काठवानी परिवार थोड़ा चिंता में था।
वहीं दूसरी ओर नीरजा देवी के बगीचे में अंबु एक विचित्र दिखने वाले आदमी के साथ नीरजा देवी की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे अंबु और वह विचित्र आदमी आगे बढ़ रहे थे, उन्हें देख नीरजा देवी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो रही थी। आखिर कौन है ये विचित्र आदमी और क्या है ये बादलोक? CH90 सर्पदूत और नागलोक। अर्धदेवों की रानी और महान नीरजा देवी को नागलोक के सर्पदूत का कोटि कोटि प्रणाम। अंबु के साथ आए उस विचित्र इंसान ने नीरजा देवी के सामने आते ही अपना सिर झुकाते हुए नमन करते हुए आदरभाव से कहा। नीरजा देवी 2 पल के लिए उस विचित्र आदमी के विचित्र रूप को गौर से देखती रही। उसके सामने उपस्थित वह आदमी हरे रंग की एक विचित्र धोती को पहने हुए था, जिसके किनारे पर सुनहरी प्रति लागे हुई थी। साथ ही उसकी धोती के डिजाइन भी हरे सांप की तरह काले और हरे बिंदुओं से बना हुआ था। साथ ही उसके हाथों पर 2 बड़े बड़े सुनहरे कड़े पहने हुए थे, जिस पर भी नाग की आकृतियां बनी हुई थी। उस आयामी पूरा शरीर काले और हरे नागों के विचित्र चित्रों से बना हुआ था। साथ ही उसके माथे पर एक हरा मणि भी लगा हुआ था और उस आदमी का शरीर अधिकतम सफेद था, मानो वो किसी बर्फीली जगह से आया हो। और सबसे विचित्र उसके साइन और पीठ पर बड़े बड़े नाग के टैटू की तरह चित्र बने हुए थे तथा उस आदमी की आंख की कीकी भी किसी नाग की तरह क्रिस्टल जैसी थी और हरे रंग की थी। नीरजा देवी ने उस विचित्र आदमी जिसे सर्पदूत के नाम से पहचान मिली थी, उसके इस विचित्र रूप को हैरानी के साथ देख रही थी। लेकिन जैसी उसे याद आया कि अब भी सर्पदूत नमन किए हुए हैं, तो उसने तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, बादलोक में नागलोक के महान और पराक्रमी सर्पदूत का स्वागत है और हम बड़े ही आश्चर्य में हैं कि इतनी सदियों बाद आखिर नागलोक को बादलोक की याद कैसे आ गई। सर्पदूत ने अपने प्रणाम की स्थिति से उठते हुए नीरजा देवी को देख मुस्कुराते हुए कहा, देवी आप जानती है बादलोक और नागलोक दोनों ही पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित है और यह भी कि बिना किसी महत्वपूर्ण कार्यों के दोनों लोकों के जीवों का एक दूसरे से मिलना भी व्यर्थ है। लेकिन आज मैं आपको नागराज की ओर से एक गंभीर घटना की जानकारी देने आया हूँ। सर्पदूत के मुंह से गंभीर बात सुनते ही नीरजा देवी का चेहरा चिंता से भर उठा। वे जानती थी कि नागलोक के शक्तिशाली जीव बिना किसी गंभीर या जरूरी बात के अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सर्पदूत का चेहरा पढ़ा, उसे अंदाज हो गया कि सर्पदूत की बात जरूर ही चिंतात्मक होगी। उन्होंने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य सर्पदूत, आयो और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वैसे ये हमारे विशेष सहायक मंत्री है, मूषक प्रजाति के राज्य और बेहद ही चतुर श्रीमान अंबु। आप इनसे तो मिल ही चुके हैं। नीरजा देवी ने सर्पदूत के बगल में खड़े अंबु की ओर इशारा करते और उनका परिचय करवाते हुए कहा। जैसे ही सर्पदूत ने नीरजा देवी के मुंह से मूषक प्रजाति शब्द सुना, वे अंबु को देख हैरानी से नमन करते हुए बोल उठे, प्रणाम प्रणाम मूषक राज अंबु, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। मैंने सुना था कि कद में छोटे लेकिन बुद्धि और स्फूर्ति में तथा विचित्र प्रकार की अद्भुत वस्तुएं बनाने में मूषक समुदाय के जीव अत्यंत ही गुणवान और श्रेष्ठ होते हैं। आपके बारे में सिर्फ सुना था, आज आपको अपने नेत्रों के सामने साक्षात देख मैं अहोभाग्य हो गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अंबु ने अपनी और अपने समुदाय की तारीफ सुनी, वह गर्व से अपने छोटे से सीने को फुलाने लगा और अपनी कड़क आवाज में बोल उठा, आपको भी नमस्कार महान और पराक्रमी सर्पदूत। हमने भी नागलोक के अद्भुत, जहरीले और शक्तिवान नागों के सारे किस्सों को सुना है और आज आपकी इस अद्भुत प्रतिभा को देख हम निश्चित हो गए हैं कि वे सारे ही किस्से सत्य है। एक दूसरे को अभिवादन करने के बाद नीरजा देवी, अंबु और सर्पदूत तीनों की बगीचे में बने उस आरामखंड में बने टेबल की आरामदायक कुर्सियों पर बैठ गए। सबके बैठते ही नीरजा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताए श्रीमान सर्पदूत, आप क्या पीना पसंद करेंगे? लेकिन उसी वक्त खुश होते हुए अंबु बोल उठा, जी रानी साहिबा, मेरे लिए आमरस सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुनते ही नीरजा देवी और सर्पदूत मुस्कुराने लगे। उसके बाद सर्पदूत एक फीकी मुस्कान के साथ बोल उठे, आपकी औपचारिकता के लिए धन्यवाद नीरजा देवी, किंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर्पदूत के इतना कहते ही नीरजा देवी ने अपने हाथ उठाकर 2 बार ताली बजाई और अचानक से ही टेबल पर आमरस तथा फूलों के रस से बने मधुर पीने के पात्र प्रकट हो गए और ये देख सर्पदूत तथा अंबु दोनों ही हैरानी के साथ उन रस से भरे पात्रों को देखने लगे। उन्हें इस तरह हैरान देख नीरजा देवी मुस्कान के साथ बोल उठी, माफ कीजिए सर्पदूत, लेकिन हमारे आंगन में पधारे मेहमानों को हम कभी भी खाली हाथ नहीं रखते, इसीलिए अपने मधुर रस का सेवन करें और हमें आपके यहाँ आने का उद्देश्य बताए। नीरजा देवी की बात सुनते ही सर्पदूत ने देखा कि उनके सामने पड़ा एक कांच से बना ग्लास अपने आप ही मधुर रस से भरने लगा था। उन्होंने अपने ग्लास को उठाया और गंभीर भाव के साथ बोल उठे, नीरजा देवी, जैसे कि आप जानती हैं कि नागलोक से कोई भी जीव बिना किसी अहम कार्य के यहाँ नहीं आ सकता। मुझे लगता है पिछले कुछ समय से दुनिया में बदलाव हो रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो रही है जो नागराज के मुताबिक खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। नीरज देवी ने सर्पदूत की बात सुन थोड़ी हैरानी के साथ कहा, माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं, खतरनाक घटनाओं से आपका मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। सर्पदूत ने फिर एक बार गंभीर होते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, जैसे कि आप जानती ही है कि नागलोक बादल लोक से विरुद्ध पृथ्वी माँ के गर्भ में समाया हुआ है और साथ ही पाताल लोक, नागलोक तथा राक्षसलोक, ये सभी लोग एक दूसरे के आसपास में ही है। इसी वजह से काफी सदियों से शांत पाताललोक पिछले कुछ समय से जागृत हो चुका है और वहां हलचल मचने लगी है। उद्धरण चिन्ह। पाताललोक के बारे में सुनते ही अपने हाथ में पकड़ा प्याला नीरजा देवी के हाथ से अचानक ही गिर गया। वे काफी चकित लग रही थी। CH91 कहानी सदियों पुरानी।
हमारे पुराणों और इतिहास के अनुसार पृथ्वी के आसपास और पृथ्वी के भूगर्भ में कुछ विचित्र दुनियाएं भी ऐसी हुई है जो इंसानों से उन्नत सभ्यता हुआ करती थी। कहते हैं कि भूतकाल के समय में एक विनाशकारी युद्ध ने पृथ्वी के एक समान सभी खंडों को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। उस समय पुराने इंसानों को अलग अलग सभ्यताओं के विषय में पता चला, जिन्हें बाद में अलग अलग प्रजाति के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि शक्तिशाली और जहरीले सर्पों के प्रदेश को नागलोक या तो सर्पलोक से नाम से जाना गया, जो जमीन के गर्भ में बसे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के नई खपोज करने की लालच ने उन्हें जमीन के ही भीतर कई और भयानक और भिन्न भिन्न प्रकार के सभ्यताओं वाले स्थानों को खोज निकाला। लेकिन उन्हें अंदाज तक नहीं था कि जिन प्रदेशों को उन्होंने अपनी लालच और नया जानने के रस के तौर पे खोजा था, वही एक दिन उन्हें खत्म कर देंगे। क्योंकि आज से तकरीबन 1000 साल पहले कुछ राजकीय इंसानों ने मिलकर जमीन के गर्भ में एक अंधेरे से भरा भयानक प्रदेश के बारे में पता चला। लेकिन जब वे उन प्रदेशों में विस्तार से जानने की रुचि से भीतर गए तो वहां उनकी मुलाकात हुई विशालकाय राक्षसों से और उनसे भी विशालकाय और खतरनाक प्राणियों से। कहते हैं वे लोग 100 की संख्या में गए थे, लेकिन वापस लौटा सिर्फ एक इंसान, वो भी अधमरा। उसके बाद काफी राज्यों के राजाओं ने मिलकर एक बड़ी सी सेना उस राक्षस लोक में भेजी, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। बदकिस्मती से सेना की तो वापसी नहीं हुई, लेकिन इस बार वापसी हुई एक राक्षस की, जिसने इंसानों को आने वाले 1 साल में खत्म कर देने की धमकी दी। उनकी धमकी और शक्तियों का प्रदर्शन देख इंसानों ने देवताओं का रुख लिया और उनकी घनघोर तपस्या से जन्म हुआ अर्धदेवताओं का। जब इंसानों ने सभी देवताओं का ताप किया तो प्रसन्न होकर देवताओं ने इंसानों के एक झुंड को अपनी शक्तियां प्रदान की और उन्हें असीम शक्तियों का मालिक बना दिया। सभी अर्धदेवताओं ने मिलकर राक्षसों का डटकर सामना किया और युद्ध में सभी राक्षसों के समुदाय को हरा दिया। उस समय राक्षस समुदाय के राज्य ने बताया कि वे इंसान थे जिन्होंने उनके घर में आकर उनकी शांति में भंग किया, और इस चाल के बाद समझौता हुआ कि राक्षस और इंसान एक दूसरे की सीमाओं को पार नहीं करेंगे। लेकिन अर्धदेवता को नहीं पता था कि इंसानों ने नासमझी में आकर पाताललोक को इंसानों से वापस एक बार मिला दिया था, क्योंकि किसी वजह से सभी राक्षस हजारों साल से जमीन के गर्भ में कैद थे और इंसानों ने उनके और जमीन के ऊपर की दुनिया के बीच के दरवाजों को खोल दिया था। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन कुछ समय बाद राक्षसों ने पाताललोक में सदियों से घोर निद्रा में सो रहे बड़े बड़े राक्षसों और प्राणियों को निद्रा से उठाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। लेकिन समय रहते अर्धदेवताओं को पता चला कि ब्रह्मांड के खतरनाक राक्षस पाताललोक नाम की जगह पर आराम कर रहे हैं और मध्यम वर्ग का राक्षस उन्हें वापस से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान सभी अर्धदेवता वन पृथ्वी भ्रमण कर दुनिया में से अजीबोगरीब शक्तियों वाले जीवों के एक समूह को बनाया और उन्होंने उन सबके साथ मिलकर किसी तरह राक्षसों को हरा दिया और इंसानों और राक्षसों के बीच के संपर्क को वापस से तोड़ दिया। लेकिन अर्धदेवताओं को अंदाजा था कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार होगा, और इसी वजह से उन्होंने बादलों के बीच अपनी ही एक दुनिया का निर्माण किया, जिसे बादलों के नाम से जाना गया। और उन्होंने दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के शक्तिशाली जीवों को बादलों में स्थान दिया और उन प्रजातियों के राजाओं को बादलों के राजदरबार में स्थान देकर एक अखंड दरबार की रचना की। लेकिन आज अचानक से सदियों बाद जब नीरजादेवी ने सर्पदूत से सुना कि पाताललोक में हलचल हो रही है, नीरजादेवी की रूह पल भर के लिए कांप उठी। मूषकराज और सर्पदूत दोनों ही नीरजादेवी के आंखों में डर की भावना को साफ साफ देख पा रहे थे, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली आजाद औरत को इस प्रकार डरते देख उन दोनों के शरीर भी सूख चुके थे। अचानक ही नीरजादेवी चौंकते हुए बोल उठी, मुझे विस्तार से बताइए सर्पदूत। उद्धरण चिन्ह। सर्पदूत ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, कुछ माह पहले मैं और नागराज नागलोक की सीमा पर परिभ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान हमें एक कमजोर राक्षस मिला जो कि मरने की हालत में था। महाराज ने उस पर दया कर उसे अपनी शक्तियों से तंदुरुस्त कर दिया। लेकिन उसी दौरान महाराज और मुझे संदेह हुआ कि आखिर यह कमजोर राक्षस इस समय पाताललोक और नागलोक की सीमा पर क्या कर रहे हैं। महाराज ने जब अपने जहर का उपयोग कर उस कमजोर राक्षस से बात की तो हमें जानने को मिला कि मध्यम वर्ग के राक्षस और राक्षस राज इस समय पाताललोक के सभी भयानक राक्षसों को निद्रा से जगाने के लिए कमजोर और निम्न वर्ग कर राक्षसों की बलि दे रहे हैं और काले मंत्रों से बड़े राक्षसों को जगाया जा रहा है। ये सुनते ही महाराज चिंता में पड़ गए और बात की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने अपने गुप्तचर नागू को पाताललोक की गहराइयों में भेजा, और जब गुप्तचर जानकारी लेकर वापस आए तो हमें जो मालूमात हुई वह सत्य में ही चौंकाने वाली थी। सर गुप्तचरों ने पाताललोक की गहराइयों में देखा कि पाताललोक के सभी ज्वालामुखी लाल आग की लपटों से भरे हुए थे और आग उगल रहे थे, और जमीन पर पड़े हुए पहाड़ों से भी बड़े बड़े कद के राक्षस जमीन पर सोए हुए थे, और उनके आसपास काले जादू की मदद से राक्षस बच्चों और निम्न वर्ग के राक्षसों की बलिदान की विधियां चल रही थी। साथ ही ढोल नगारों और अजीब प्रकार के नृत्य किए जा रहे थे, और इस जानकारी के मुताबिक नागराज का कहना है कि हो ना हो राक्षस समुदाय किसी प्रकार की खतरनाक योजना बना रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने मुझे आपके पास इस जानकारी को देने के लिए भेजा है। उद्धरण चिन्ह। CH92 कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बेटे, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है और माँ जो भी चीज प्यार से दे उसे मना नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। जब मिसेस काठवानी ने ओम के हाथों में उन पेपर्स को रखकर ओम के गालों को प्यार छूते हुए कहा तो कुछ पल के लिए ओम को ममता का एहसास हुआ, और अब उसे भी यकीन हो चुका था कि वो कुछ भी कर ले काठवानी परिवार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए ओम ने उन सबको देख मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहा, ठीक है आंटी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसके गिफ्ट को लेते ही शारदा आंटी ने खुश होते हुए कहा, तो अब खाना हो जाए। और उसी के साथ सभी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा,
हो जाए। और उसी के साथ सभी लोगों ने आनंद और उल्लास से साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद सभी लोग जब देर रात तक बात करने के लिए आपस में बैठे थे, तब ओम उन सबकी नजरों से ओझल होकर छत पर तारों को देख रहा था। आसमान को देखते हुए ओम की आंखों में आंसू थे और इसी लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बचपन से ही अक्सर वो जब भी खुश होता, उदास होता तो चार्ट पर आकार तारों को देख अपने माँ बाबा से बातें करने लगता। उसे यकीन था कि उसे आसमान से सुनने वाला कोई तो है। अचानक ही वो तारों को देखते हुए बोल उठा, माँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें किस्मत से एक अच्छा दोस्त मिलता है, लेकिन मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहने वाले इतने सारे लोग हैं। आप तो जानते ही हो कि यह परिवार और मेरा ख्याल रखने वाले ये लोग मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। जब से आप गए हैं मैं अकेला पड़ गया था। अकेला रोता, अकेला खाता, अकेले ही बातें करता और अकेले ही हंसता, लेकिन आप देख रहे हैं नया अब मैं अकेला नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई अकेले रोने देता है या अकेले रहने देता है। लेकिन फिर भी मुझे आपकी याद आती है। आप इतना कहते ही ओम की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। आप मुझे छोटी सी उम्र में अकेला छोड़ गए, मुझे तन्हा छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे पास मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, एक प्यारा परिवार है। माँ की तरह ख्याल रखने वाली चाची, दोस्त की तरह रहने वाले चाचा और कसीस भी तरह के उदास मूड को बदलने वाली बहनें और मुझ पे जान न्यौछावर करने वाले कुछ अच्छे दोस्त। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके होते मुझे आपकी जरूरत नहीं, लेकिन शुक्रिया मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए और मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इतना कहते ही ओम अपनी आंखें पोंछता है और फिर हल्का सा पीछे मुड़कर गंभीर होकर बोल उठा, मुझे पता है तुम सब सुन रही थी, अब तुम बाहर आ सकती हो। उसके इतना कहते ही छत के दरवाजे की ओर से अंशिका आंखों में आंसू लिए ओम के पास आती है। उसकी आंखों में ओम की बात सुन आंसू थे और साथ ही ओम के उसको बातें सुनते पकड़ने की वजह से हैरानी भी। अंशिका धीमे कदमों से ओम के करीब आए और फिर ओम की लाल आंखों को देख नर्म आवाज में बोल उठी, तुम हमें अपना मानते हो, हर मुसीबत में हमारा साथ देते हो, हमारे लिए हमारे आगे चट्टान की तरह खड़े रहते हो, लेकिन फिर भी कभी अपने दुखों के बारे में बात तक नहीं करते। क्यों सिर्फ तुम ही ने सबकी मदद करने का ठेका लेकर रखा है? ओम ने अंशिका की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने अगर अपने दुख तुम्हें कहे तो शायद कहीं तुम मुझे रोज अपने सपनों में एक तरह से मरता देखती हो, क्या पता सुनने के बाद हर रोज एक अलग तरीके से मारता हुआ देखो। सपने की बात सुन अंशिका थोड़ी नर्म हो गई और उसे नर्म देख ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करना, बिना तुम्हारे साथ भूतकाल में क्या क्या हुआ ये जाने मैंने तुम्हें काफी बुरा भला कह दिया था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलते हुए ओम के गाल गुलाब की तरह लाल हो चुके थे। अंशिका को इस वक्त आंखों में हल्के से आंसू लिए और लालन कहे और लाल गालों के साथ ओम बड़ा ही प्यार लग रहा था। उसने मन ही मन बोल दिया, उफ ये लड़का, हाय मेरी जान तुम सॉरी ना बोलो, तुम्हारे लिए तो मैं चंद तारे तोड़ के ला सकती हूँ। हाय ये लड़का रोते हुए भी कितना सोना लगता है, मानो स्वर्ग से सीधे उतर कर आया हो। ही भगवान, कोई इतना आकर्षक कैसे हो सकता है। उसके मन की आवाज इतनी तेज थी कि ओपीएम उन्हें बिना अंशिका का मन पढ़े सुन सकता है। लेकिन जैसे ही ओम ने इस शब्दों को सुना वो हैरानी से अंशिका को देख बोल उठा, क्या? अंशिका तुरंत ही हड़बड़ाहट से बोल उठी, का कुछ नहीं, मैं बस कहना चाहती हूँ कि तुम सॉरी मत बोलो। शायद मैं पूरी वजह नहीं हूँ पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी, लेकिन एक वजह तो मैं भी हूँ, तो उसी की सजा मिल रही है मुझे। ओम ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, ये कोई सजा नहीं है, और अगर है भी तो तुम अपने आप को दे रही हो। लेकिन अचानक से ही ओम अपनी बात को कहते हुए रुक गया, जिसकी वजह से अंशिका हैरान होकर पूछ उठी, लेकिन क्या ओम? अंशिका को खुद को इस तरह घूरते देख ओम ने हिम्मत कर बोला, देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे सपनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो और अगर तुम्हें अपने इन बुरे ख्वाबों से छुटकारा पाना हो तो मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। ओम की ये बात सुन अंशिका मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन ओम की तन खिंचते हुए उसने अकड़ते हुए कहा, तुम ठीक करोगे मुझे? कैसे? हमेशा की तरह ताने मारकर? इससे तो अच्छा मैं उन बुरे सपनों को देखना पसंद करूंगी। अंशिका की बात सुन ओम तुरंत ही बोल उठा, नहीं नहीं, एक अच्छे और अब से एक सच्चे दोस्त की तरह, लेकिन हाँ तुम बस वो अमीर अंशिका वाली हरकतें मत करना, घमंडी, नकचरी और अपने रूप के मुंह में चूर। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन अंशिका हल्का सा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहती है, हाँ क्या मैं कॉलेज में इतनी बुरी थी तुम्हारी नजरों में? अंशिका के इस सवाल को सुन ओम प्यार से अंशिका को देख बोल उठा, ना मेरी नजरों में नहीं, बाकी सबकी, लेकिन तुम पर सूट करता है वो सब। उसकी बात सुन अंशिका भी ओम को प्यार से देख बोल उठती है, अच्छा तो तुम्हारी नजरों में कैसी थी मैं? अंशिका के सवाल को सुन ओम अंशिका के चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है, मानो वो अंशिका को किस करने जा रहा हो, और इस तरफ अंशिका भी अचानक से ओम को खुद के पास आता देख श्रम से लाल और हैरान हो रही थी। CH93 अनजान खतरा। ओम अंशिका के चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। अंशिका ने भी मान लिया था कि ओम उसके किस करने के लिए ही आगे बढ़ रहा था। अंशिका ने जात से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगी, ओह माय गॉड यार, सच में ये वही मोमेंट है। अरे यार मुझे आज अच्छी सी लिपस्टिक करनी चाहिए थे और माउथ फ्रेशनर भी लेकर आना चाहिए था, कहीं उसे मेरे माउथ से स्मेल आए तो। उफ लड़की ये सब मत सोच, ये हमारा मोमेंट है, इसे बस खाली मन के साथ जीना चाहिए। लेकिन वेट ये सच में बहुत जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ, ही भगवान अब मैं क्या करूं? मैं इतना जल्दी ये करना भी नहीं चाहती और मेरा दिल है कि ओम को रोकना भी नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। वो बिना सामने देख अपने मन में कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी, वही दूसरी ओर ओम अंशिका की बंद आंखों के सामने था और अंशिका को इस तरह से देख मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अचानक से कहा, अभी बताने का मूड नहीं है।
इतना कहते ही ओम अपने चेहरे को वापस ऊपर कर लेता है। अंशिका भी ओम की इस बात को सुन हैरान होते हुए अपनी आंखें खोल लेती है और लाल चेहरे और बढ़ती आंखों के साथ ओम को देखने लगती है और वापस से अपने ख्यालों में खो जाती है। उफ लड़की, ये तूने क्या सोच लिया? जानती तो है इस अकड़ू को इतनी आसानी से थोड़े ही तेरा हो जाएगा। लेकिन अब हो गया ना तेरा ही पोपट। लेकिन तभी अचानक से ओम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो दोस्ती की एक नई शुरुआत करें। अंशिका ओम को अपनी ओर हाथ आगे बढ़ते देख मन ही मन खुश थी, लेकिन ओम के सामने अकड़ते हुए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाते हुए बोल उठी, ठीक है, किस्मत वाले हो जो तुम्हें अंशिका से दोस्ती करने का मौका मिला। इतना बोलते ही दोनों एक दूजे को देख हंसने लगते हैं। इस और ओम और अंशिका की प्रेम कहानी की शुरुआत हो रही थी और दूसरी ओर बादलों में माहौल धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। सर्पदूत की खबरों ने अंबु और नीरजा देवी दोनों को ही अंदर से हिला के रख दिया था। नीरजा देवी ने एक अनजान डर के साथ कहा, सर्पदूत, आपकी बातों से लगता है कि राक्षस फिर एक बार धरती पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस बार बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। सर्पदूत ने भी उदासी में आह भरते हुए कहा, जी रानी साहिबा, मुझे डर है कि इस बार का हमला आखिर बार से अधिक भयानक और विनाशकारी होगा। सर्पदूत के बात खत्म करते ही अंबु झटपटाते हुए कहा, लेकिन राक्षसों की इन हरकतों के बावजूद भी राक्षस राज क्या चुप बैठे हैं? अंबु की बात सुन सर्पदूत ने अपने उदास चेहरे से उसे देख कहा, मूषिक राज, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इस समय राक्षस लोक के सिंहासन पर जो बैठे हैं वो राक्षस राज पुराने वाले नहीं है। इस समय सिंहासन पर एक भयानक राजा बैठा है जो राक्षसों के अलावा दूसरे सभी जाति के जीवों से नफरत करता है, और निस्संदेह आप उन्हें जानती ही होंगी, रानी साहिबा। सर्पदूत की बात सुन रानी साहिबा ने सिर नीचे झुकाते हुए कहा, तभी तो दानव फिर से अपने गुणों पर उतर आए हैं, राजा की वजह से उनमें हिम्मत आई है। ये हमारे लिए संकट की बात है और अवश्य ही पृथ्वी का भविष्य संकट में है, और मुझे डर है सिर्फ पृथ्वी नहीं किंतु पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचने वाली है, क्योंकि राक्षस इतनी सदियों से अपने अंदर गुस्सा लिए बैठे हैं। वे इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे और लगता है तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी की बात खत्म होते ही घबराहट के साथ अंबु बोल उठा, लेकिन देवी अब हम क्या करेंगे? यह अवश्य ही बहुत ही बड़ा संकट है। नीरजा देवी तुरंत ही अपनी जगह से उठ गई और दृढ़ निश्चय के साथ बोल उठी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, पृथ्वी को बचाना हमारा कर्म है और धर्म भी। राक्षस अवश्य ही शक्तिशाली है, लेकिन हमारे सामने हमारी अच्छाई के सामने उनकी बुराई कमजोर है। श्रीमान अंबु, सभी राज दरबार और बाकी जातियों के मुखिया को संदेश भिजवाया जाए। उन्हें कहिए कि पृथ्वी संकट में है, जीवन संकट में है और समय आ चुका है हमें मिले इस जीवन का बदला चुकाने का। उनसे कहिए ये बुलावा है बादलों का। सर्पदूत, आप भी नागराज को यहाँ लेकर आए, सभा की तैयारी करो, सदियों बाद सभी जाति के लोग फिर से एक साथ बैठेंगे। नीरजा देवी को गर्व के साथ ये कहते ही सर्पदूत और अंबु में एक अलग ही जोश उमड़ रहा था। वे दोनों ही अपना सिर झुकाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन कुछ कदम बढ़ाते ही सर्पदूत नीरजा देवी के पास वापस आते हैं। इस तरफ अंबु भी सर्पदूत के साथ वापस आया था। सर्पदूत को वापस अपने सामने देख नीरजा देवी भी हैरान थी। उन्होंने सर्पदूत से हैरानी के साथ कहा, क्या हुआ सर्पदूत, अब भी को ये जानकारी शेष है? उद्धरण चिन्ह। सर्पदूत ने अपना सिर नीचे हिलाया और फिर बोल उठा, माफ कीजिएगा, इन सब जानकारियों में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी ही नहीं। सर्पदूत की बात सुन नीरजा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब बताया दीजिए क्या है वह महत्वपूर्ण जानकारी। देवी, राक्षस किसी चीज की तलाश में है और मेरे ख्याल से वह चीज आपसे जुड़ी हुई है। अचानक से ही सर्पदूत की इस बात को सुन नीरजा देवी की आंखें डर से बड़ी हो गई। वे इस तरह से डर महसूस कर रही थी कि शायद उन्हें मालूम था कि दानव समाज किस चीज की खोज में था। नीरजा देवी ने फिर भी अपने संदेह को दूर कर चौंकते हुए कहा, सर्पदूत, किस चीज की तलाश में है दानव समाज? उद्धरण चिन्ह। CH94 खतरे की घंटी। सर्पदूत की बात से नीरजा देवी की आंखों में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी सर्पदूत ने आगे कहा, देवी, जब नागगुप्तचरों ने पाताललोक में राक्षसों की विधि को चुपके से देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी विधि काफी प्रयत्नों के बावजूद भी असफल हो रही थी। उसी दौरान तांत्रिकों ने किसी विशेष व्यक्ति के खून के बारे में बात की और गुप्तचरों ने एक नाम सुना। नाम? कैसा नाम? नीरजा देवी ने सर्पदूत की बात को बीच से ही काटते हुए हैरानी के साथ कहा, धूमकेतु। नाम सुनते ही अंबु और नीरजा देवी की आंखें डर और हैरानी से और भी चौड़ी हो गई। उन दोनों के ही चेहरे पर पसीने आने लगे थे। उन्हें इस तरह से देख सर्पदूत ने वापस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस बच्चे के बारे में शायद राक्षसों को मालूमात है और मुझे डर है वे लोग उस भविष्यवाणी वाले बच्चे के पीछे पड़े हैं, और पिछले कुछ समय से हम सब जानते ही है कि वह भविष्यवाणी वाला बच्चा कौन है और यह भी कि गुरु धूमकेतु और उस बच्चे के बीच में क्या संबंध है। उद्धरण चिन्ह। वो ओम और उसके दादाजी गुरु धूमकेतु के पीछे पड़े हैं। हैरानी से 2 कदम पीछे हटते हुए नीरजा देवी बोल उठी। सर्पदूत की इस खबर से उसे मानो सदमा ही लग चुका था। उन्होंने हड़बड़ाते हुए टेबल को पकड़ते हुए कहा, धूमकेतु जी का खून, यानी वे लोग ओम के पीछे पड़े हैं, या फिर ओम से बचने की कोई काली विद्या के पीछे पड़े हैं। मैं नहीं जानती कि राक्षस क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात तय है, वे ओम के विषय में जानते हैं और धूमकेतु के विषय में भी। इसका एक ही मतलब हो सकता है, हमारे दरबार में कोई गद्दार है। नीरजा देवी की बात सुनते ही इस बार हैरान होने की बारी थी सर्पदूत की। वे हैरानी के साथ बोल उठे,
देवी, अगर अगर दरबार में कोई गद्दार है, इसका मतलब हमारी सभा की बातें भी उनके पास पहुंच ही जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी होगी। अब हम क्या करेंगे देवी? उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी ने तुरंत ही अपने डर को भूल गुस्से के साथ आदेश देते हुए कहा, नहीं, सभा होके रह गई और हम गद्दार के बारे में भी पता लगा लेंगे। जाए आप और सभी प्रजातियों के मुखियाओं को शीघ्र से शीघ्र बुलाए, श्रीमान अंबु धूमकेतु जी को भी बुलाए और उस बच्चे ओम की रक्षा का प्रबंधन करे। कुछ भी हो, हम ओम को नहीं खो सकते। ओम का जिंदा रहना और शक्तिशाली होना जरूरी है। शीघ्र ही काम पर लगे। नीरजा देवी का आदेश सुनते ही सर्पदूत और अंबु दोनों ही जल्दी से अपने अपने काम पर निकल गए। वही आसमान में बढ़ते अंधेरे को देख और चेहरे पर चिंता के साथ नीरजा देवी बोल उठी, आसमान का रुख अचानक से बदल रहा है और हवाएं भी अपनी दिशा बदल चुकी है। पर्यावरण का बदलाव यानी संकट का संदेश। मुझे डर है गुरु धूमकेतु, उस लड़के के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, या शायद ये कहे कि अब वक्त ही नहीं है। तारांकन। अगले दिन शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एक विप वार्ड में राज एक बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब थी। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। कुछ डॉक्टर्स राज पर नजर रखे हुए थे और वही वार्ड के बाहर सुप्रिया की बुआ रेखा चेयर पर बैठी हुई थी। अचानक ही एक लंबा चौड़ा पहलवान जैसा आदमी व्हाइट शूट बूट में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल के उस वार्ड की ओर आ रहा था। वह आदमी किसी फेलवा की तरह दिख रहा था। उसके हाथों में टैटू बने हुए थे और होठों के बीच सिगरेट जल रही थी। ऊपर से नीचे तक लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहने हुए था और हाथ और गले में सोने की चीजें पहनी हुई थी और इन सब के ऊपर उसके चेहरे पर एक ब्लैक गॉगल्स पहन रखे थे। जैसे ही रेखा ने उस आदमी को देखा, उसका चेहरा डर से भर गया और वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगी। लेकिन उस आदमी ने बिना रेखा को देखे अपने गुस्से भरे चेहरे के साथ सीधे वार्ड रूम में चला गया। वार्ड रूम में आते ही उसने बेड में पड़े राज को देखा और उसे गंभीर होकर देखने के बाद सिगरेट पीते हुए डॉक्टर को से कहा, डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर ने उस पहलवान जैसे आदमी और उसके गुंडों को देखा तो डॉक्टर डरते हुए बोल उठा, जी जी सर, आपके भी की हालत गंभीर है। मेरा मतलब तकरीबन 6 महीने तक आपका भी बेड से उठ नहीं पाएंगे। और माफ कीजिएगा पर इनके शरीर के ऊपर की चोटों के अलावा इसके शरीर के अंदर भी काफी चोटें लगी है, जिनका मैं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कह सकता कि वे कब तक ठीक होंगे। साथ ही कुछ समय के लिए उनका ना बोलना ही बेहतर होगा। और उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही डॉक्टर डर के मारे चुप हो गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे इस तरह से बीच में नहीं रुकते देख वह आदमी बोल उठा, डॉक्टर और क्या जो भी है बोल दे। अगर नहीं बोलेगा तो लभी नहीं बोल पाएगा। उस इंसान की इतनी सहजता से दी हुई धमकी से डॉक्टर की मानो रूह ही कांप गई थी। वे तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोल उठा, सर मुझे डर है कि आपके भी जीवन भर बाप नहीं पाएंगे, या आसान भाषा में कहे तो अब से वे संभोग भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनकी दिमागी हालत भी बेहतर नहीं है। ये सुनते ही छिलाते हुए वह पहलवान आदमी बोल उठा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरा भाई संभोग नहीं कर पाएगा? जानते हो न डॉक्टर किसके सामने तुम ये बोल रहे हो? डॉक्टर फिर से डरते हुए बोल उठता है, सर जिसने भी इनकी ये हालत की है या जिस वजह से इनकी ये हालत हुई है न, उस हिसाब से इनके गुप्तन पर बेदर्दी से वार किया गया है और वो भी एक बार नहीं कई बार, और इसी वजह से वे अपना मानसिक संतुलन और अपने संभोग की शक्ति को खो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। CH95 कमल ठाकुर। जैसे ही उस पहलवान आदमी ने डॉक्टर से सुना कि राज के गुप्तंगों को पर बेरहमी से मारा गया है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत ही डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए उसे हवा में उठाना शुरू कर दिया। अचानक से खुद पे हुए इस वार को देख डॉक्टर डर गया और डरते हुए चिल्लाने लगा, मी कमल खुराना प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने जो आपसे कहा सच कहा है और ये सच मैं क्या दुनिया का भी डॉक्टर नहीं बदल सकता, क्योंकि आई एम सॉरी तो टेल यू बट जिसने भी इनकी ये हालत की है उन्होंने इनके गुप्तन को मार मार कर कचुम्बर की तरह बना दिया। इनको बचना भी मेरे लिए एक बड़ा टास्क था, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान का जिंदा रहने की 10% से ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। प्लीज आप शांत हो जाए। उद्धरण चिन्ह। कमल खुराना नाम के उस अमीर पहलवान ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर कुछ भी कर लेकिन मेरे भी को ठीक कर, डोंट केयर अबाउट मनी थिंग। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल कमल ने डॉक्टर को नीचे उतार दिया और खुद को सही सलामत देख खुश होते हुए डॉक्टर हड़बड़ाते हुए बोल उठा, सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी कमल अपने छोटे भी राज की हालत को देख गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोल उठा, बेवकूफ राज, मुझे समझ नहीं आता खुराना खानदान में तुम जैसा बच्चा पैदा कैसे हो गया, एंड ऊपर से तू मेरा छोटा भाई है। घर परिवार में इस बात का पता लग गया तो बाकियों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी, डेढ़ की क्या इज्जत रहेगी। कितना बार टूट से बोला गया कि अपनी हरकतों को संभाल, अपने काम पर फोकस कर, परिवार का नाम नहीं डुबाना है, बट यू नेवर लिसन मी और डेड। वैसे तो मुझे तुम्हें इस हालत में देख खुश होना चाहिए, लेकिन तेरी वजह से हमारी इज्जत पर, हमारे ताकत पर सवाल उठ सकते हैं। बट स्टिल आई डोंट नो कि इस शहर में खुराना एम्पायर से पंगा लेने की हिम्मत किसमें आ गई भला। हु डेयर टू ले अ हैंड ऑन खुराना फैमिली सन। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही उसने तिरछी नजरों के साथ डॉक्टर की ओर देखा और पूछ लिया, डॉक्टर इसे यहाँ कौन लाया? डॉक्टर ने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहा, सर मिसेस रेखा काठवानी इन्हें और अपने बेटे को लेकर आई है। उनके बेटे की हालत भी नाजुक है एंड दोनों ही कॉम में है, बट मिसेस रेखा इज आउटसाइड।
डॉक्टर की बात सुनते ही कमल ने अपने एक बॉडीगार्ड को देखा और इशारे को समझते ही बॉडीगार्ड वार्ड से बाहर गया और कुछ देर बाद रेखा के साथ कमरे में अंदर आया। रेखा के चेहरे पर डर छाया हुआ था। उसने एक ब्लू साड़ी पहन रखी थी और अपने पल्लू से बार बार आंखें पोंछ रही थी। उसके अंदर आते ही कमल ने उसकी ओर बढ़ते हुए गुस्से भरी आंखों से कहा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ? इस बार तुम लोगों ने उसे किस मुसीबत में फंसाने की कोशिश की है? कमल को इस तरह गुस्से से देख रेखा अंदर से डर के मारे कांप रही थी और बाहर भी वह पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं बोला और उसे इस तरह खड़े देख कमल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्पीक। कमल की दहाड़ से रेखा बुरी तरह से कांप उठी और बोल उठी, कमल, कमल बेटा, मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे और राज के बीच बात हुई थी कि वे मेरी भतीजी को दकाना चाहते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दिया। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी भतीजी से उनकी मीटिंग फिक्स करवाने वाली थी, लेकिन कल सुबह जब मेरी आंख मेरे घर में खुली तो मैंने देखा कि मेरा बेटा और राज दोनों ही मेरे घर के हाल में जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे। मैं डर गई और उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेके आए। उससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओम ने रेखा और राज के साथ लड़ाई की रात को उस रात की सारी रेखा, राज और रेखा के बेटे के दिमाग से मिटा दी थी और इसी वजह से उसे उस दिन की कोई बात याद नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसके जह में कुछ भी नहीं आ रहा था। बल्कि उसके सामने खड़ा वो इंसान कमल ठाकुर एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर और अगला सीईओ था। और लोगों के बीच बात थी कि ठाकुर परिवार में अपने बाप की जगह को सबसे ऊपर रखने के लिए और ठाकुर एम्पायर को टोंच पे लेकर आने में सबसे बड़ा हाथ कमल ठाकुर और उसके पिता का था और इन कामों में उन्होंने काफी हत्याएं की थी। लोग कमल ठाकुर के दुश्मन बनने से डरते थे क्योंकि पहलवान पर्सोनैलिटी के साथ साथ कमल ठाकुर एक क्रूर और बेरहम इंसान था। जैसे ही रेखा ने अपनी बात को बताया, एक पल के लिए अपनी कातिल डरावनी नजरों से उसने रेखा की ओर देखा और फिर तुरंत ही उसने रेखा का गला पकड़ लिया। पहले तो मुझे बेटा बुलाना बंद कर। मेरी कोई रेखा नाम की मां नहीं है, और अगर होती तो वो तुझ जैसी कमीनी नहीं होती। मेरे भी की तरह मुझसे रिश्ते मत बना, क्योंकि अगर कोशिश की तो कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। बेहतर होगा कि तू मुझे बताया कि तेरे बेटे और मेरे भी ने मिलकर क्या कांड किया है, वरना अंजाम तू जानती है, और यह भी कि मेरे हाथ और मेरी जीभ को खून बहुत ही पसंद है। उद्धरण चिन्ह। कमल की इस धमकी और उसके इस तरह के डरावने रूप से रेखा गंभीर रूप से डर चुकी थी। उसकी धड़कनें भी तेज थी। उसने तुरंत ही दर्द से कराहते हुए कहा, कमल सर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी। उसकी बात सुनते ही कमल ने रेखा की गर्दन पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत बना ली और कहा, कितनी बार तुझे बोला गया है ना कि मेरे भी को अपने जाल में फांसना बंद करो। तुझ जैसी हरामी औरत की वजह से मुझे और मेरे बाप को इस नकारा राज की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, और आज के बाद इस घटना से जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी, याद रहे उसका बिल तेरे नाम फटेगा। बेहतर होगा कि तू पता लगा जल्द से जल्द कि मेरे भाई की ये हालत किसने की है, वरना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही कमल ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी और इस वजह से धीरे धीरे रेखा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। CH97 बदलती हवाएं। एक तरफ कमल ठाकुर और रेखा राज की बेदर्दी से पिटाई करने वाले को ढूंढ रहे थे। एक और सिंघानिया भी ओम को अपने रास्ते से हटाने के काम पर लगा हुआ था। वही डॉन बाली भी महिषासुर के लिए किसी ओम को ढूंढ रहा था। अंबु और सर्पदूत दोनों ही नीरजा देवी के दिए काम के लिए प्रवास कर रहे थे, और इन सब बातों से अनजान ओम अपनी जिंदगी के सुकून भरे पलों को जी रहा था। अच्छे दोस्त, एक प्यार करने वाला परिवार और अच्छा खासा कारोबार, एक तरह से ओम की जिंदगी सही ट्रैक पर जा रही थी। ओम को दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा था, उन बातों का कोई भी अंदाज नहीं था। अब ओम 2 कंपनी का मालिक था, शहर का जीनियस डॉक्टर था और उसके साथ हो काले शाही के रूप में अपने परिवार का रक्षक भी था। उस समय ओम अपने नए ऑफिस में, जो कि काठवानी एम्पायर बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर थी, उस जगह से विंडो पर खड़े रहकर शहर का नजारा देख रहा था। ओम की ऑफिस शानदार ही नहीं लेकिन जानदार भी थी। बड़ी सी कांच की टेबल, पीछे ग्लास की दीवार, और मानो यह कोई ऑफिस नहीं लेकिन पूरा एक फ्लोर था, जिसमें ओम के लिए किचन, बेडरूम और लिविंग रूम भी था। साथ ही ऑफिस एरिया भी किसी हॉल से कम नहीं था। किताबों का शोकेस, लग्जरी सोफा सेट्स और रॉयल सजावट। लेकिन इस सब के बावजूद ओम शहर की ओर देख मायूस चेहरे कर साथ खड़ा था। इस समय ओम ने एक फॉर्मल लाल शर्ट और ब्लैक पेंट पहन रखी थी, जो उस पर बहुत ही बढ़िया शूट कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी उसे फीका बना रही थी। तभी अचानक से ही ओम के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, इस बिल्डिंग से प्रतापगढ़ खूबसूरत दिखता है ना। उद्धरण चिन्ह। ओम अचानक से सुनी आवाज से हिल जाता है और अपने बगल में देखता है। वह अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे या उसके इंस्टिंक्ट को पता तक नहीं चला कि कब कोई उसके पास आकर खड़ा रह गया। उसने जैसे ही अपने बगल में देखा तो एक खूबसूरत ड्रेस पहने अंशिका ओम के बगल में शहर की ओर देख स्माइल करते हुए खड़ी थी। ओम उसे अपने पास खड़ा देख हैरान था। तभी शहर की ओर देख अंशिका मुस्कुराते हुए बोल उठी, पता है, प्रतापगढ़ की यह बिल्डिंग शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ये ऑफिस शहर का सबसे बेहतरीन ऑफिस है, जहां तुम्हें अपने काम का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज है शहर का ये व्यू, जहां से आप सनसेट और सनराइज का मजा ले सकते हैं। और हैरानी की बात है, काठवानी अंकल ने अपनी सबसे फेवरेट जगह तुम्हें दे दी। उद्धरण चिन्ह। ओम भी अंशिका को देख जवाब देते हुए कहता है, जानता हूँ, लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी वे नहीं माने, मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने ओम को देख प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम इसके हकदार हो। बेशक ये जगह उन्हें प्यारी थी, लेकिन अपने बच्चों से नहीं। तुमने उनको उनकी जिंदगी वापस दी है।
इसके बदले में तो यह ऑफिस एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन उनका तुम्हारे लिए सम्मान और प्यार ज्यादा है, सही कहा ना? ओम ने भी अंशिका को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वैसे भी जमीन, पैसा और प्रॉपर्टी से भी ज्यादा मैं प्यार का ही तो भूखा हूँ। ओम की बात सुन अंशिका ओम को देख मुस्कुराते हुए सोचने लगी। बस एक मौका तो दो, जिंदगी भर प्यार करूंगी। जैसे जैसे अंशिका की फाइलिंग्स ओम के लिए बढ़ रही थी, उसकी मन की बातें ओम को ना चाहते हुए भी सुनाई दे रही थी। इसी वजह से अंशिका की यह बात भी ओम ने सुन ली और उसने अंशिका को देख हल्का सा प्यार से मुस्कुरा दिया। ये देख अंशिका थोड़ा सा शर्मा गई, लेकिन दूसरे पल उसने गंभीर होकर ओम से पूछ लिया, क्या हुआ है ओम, तुम मायूस नजर आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ओम ने वापस शहर की ओर देख मायूसी से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अंशिका ने ये सुनते ही तुरंत ओम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभार अपनी परेशानियों को भी शेयर कर लिया करो। ट्रस्ट मी, मन में बातों को रखने से भी ज्यादा दुख देती है। अंशिका को इस तरह से कहता देख ओम दो पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर गंभीर होकर बोल उठा, पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंदर से घबराहट होने लगी है। मानो कुछ होने वाला है और कुछ बहुत ही गंभीर होने वाला है। बार बार यही फीलिंग मुझे सता रही है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन अंशिका को हैरानी हुई, बल्कि दूसरे ही पल उसने ओम को मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम इतनी बड़ी ऑफिस में बैठे बैठे तबक हो गए हो और काम और अकेलेपन से तुम इस तरह के ख्यालों में खो गए हो। चलो कमो, हम कहीं बाहर चलते हैं। ओम जानता था कि यह फाइलिंग्स उसके सेंसेस की वजह से है, लेकिन ये बात वह अंशिका को नहीं समझा सकता था। इसी वजह से ओम ने ज्यादा सवाल न करते हुए मुस्कुराते हुए अंशिका के साथ जाना ही ठीक समझा। इस तरफ ओम और अंशिका की प्रेम कहानी शुरू होने जा रही थी, वही दूसरी ओर अरावली के पहाड़ों में कहीं एक वाटरफॉल के नीचे ओम के दादाजी और गुरुजी महाशय धूमकेतु पानी के उस गति से बह रहे धोध के नीचे अपनी तपस्या में लीन थे। लेकिन अचानक ही एक हवा के झोंके को महसूस कर उनकी आंखें खुल जाती है। उस समय वे पद्मासन की स्थिति में एक धोती को पहने उस वाटरफॉल के पानी के नीचे तप कर रहे थे। हवा के उस तेज झोंके की वजह से उन्होंने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और वे एक ही छलांग के साथ वाटरफॉल के ऊपर कूद गए, मानो हवा में वो उड़ सकते हो, इस तरह से उन्होंने छलांग लगाई थी। वाटरफॉल के ऊपर आकर उन्होंने गंभीर होकर अपनी आंखें बंद की और हवा की दिशा और गति को महसूस किया और फिर आंख खोल आसमान की ओर देख बोल उठे, हवा का रुख बदल रहा है, इनकी दिशा उल्टी हो चुकी है, लगता है दुनिया में कुछ होने वाला है। फिर एक बार हवा के भाव की ओर देख चिंता के साथ बोल उठे, ओम मेरे बच्चे, उम्मीद है तुम तैयार हो। CH-98 राक्षसों का राजा महिषासुर। उस बालक के बारे में कुछ पता चला। राक्षस लोक में एक बड़े ही भयानक किले की चोटी पर खड़े रहकर एक मोटा और बदसूरत दिखने वाला राक्षस जैसा जीव अपनी भारी आवाज में गंभीर होकर राक्षस लोक को दकहते हुए बोल उठा। उस राक्षस का पूरा शरीर खून सा लाल था और पूरे शरीर पर नाग की तरह निशान थे। उसकी आंखें भी नाग की तरह वक्र थी और बार बार उसके मुंह से बाहर आ रही जीभ भी नाग की ही तरह बिच से फटी हुई और नुकीली थी। लेकिन उसके सिर पे हड्डियों से बना एक ताज था और चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था और राक्षस लोक की ओर देख रहा था। महिषासुर ने जैसे ही उस राक्षस की बात सुनी, वह झुककर नमन करते हुए बोल उठा, महाराज तक्षक, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से हमें उस बच्चे को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। महिषासुर की बात सुन तक्षक ने तिरछी और गंभीर नजरों से महिषासुर की ओर देखा और फिर बोल उठा, हम राक्षसों के पास इस वक्त समय ही तो नहीं है। सदियों बाद हमारे लिए यह एक मौका है जहां हम राक्षस समाज शान के साथ धरती के नीचे नहीं लेकिन धरती के ऊपर रह सकते हैं, राज कर सकते हैं। आखिर यह कलियुग है, हम राक्षसों का युग, इसी वजह से हम राक्षसों को ही धरती पर राज करने का हक है। लेकिन हम सब यहाँ इस नरक जैसी बेकार जगह पर सदियों से फंसे हुए हैं। लेकिन अब और नहीं, हमारे पास बहुत ही लंबे समय के बाद ये सुवर्ण अवसर आया, सामने से आया है, जब ना देव इस दुनिया में है, ना ही प्राचीन काल के शक्तिशाली योद्धा, राजा या गुरु। तुम ही बताओ, इससे बेहतर समय हमारे लिए कौन सा हो सकता है धरती पर राज करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही तक्षक शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बात सुन महिषासुर गुस्से के साथ कहा, लेकिन महाराज, कुछ सदियों पहले भी हमने धरती पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस समय भी ना देव थे ना राजा महाराज योद्धा, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। उन अर्धदेवों ने हमारी हालत खराब कर दी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस बार हमारे जीतने की उम्मीद है भी नहीं, और ये सब आखिर इस समय किस वजह से। उद्धरण चिन्ह। महिषासुर की बात सुन तक्षक उसे देख मुस्कुराया और बोल उठा, महिषासुर, उस समय उन धूर्त अर्धदेवों के पास राक्षस राज का साथ था, जो इस समय नहीं है। उस समय हम राक्षस बिना सोचे समझे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ धरती पर विनाश लेकर आएंगे। इस बार हमने जो तैयारी की है, मेरे हिसाब से इस तरह की तैयारी शायद इतिहास में कभी भी नहीं की गई है। और बात रही कारण की, तो तुम ही बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें सदियों से इस सड़ी हुई बेकार लावा से तप रही जमीन पर रहकर, जहां ना खाने को ढंग का खाना है और ना रहने और जीने के संसाधन, और इसके सामने धरती की ऊपरी हिस्से में यहाँ तक कि उस नागलोक में भी रहने के लिए सुविधादायक जगह है। सभी प्रजातियां ठाट बाट से रह रही है, राजकीय पोशाक, वो स्वादिष्ट पकवान, रहने के लिए सुविधाजनक इमारतें, जीने के लिए एक अच्छी जमीन और अच्छा वातावरण, और साथ ही खूबसूरत स्त्रियां।
जब से राक्षस समाज का अस्तित्व है तब से हम पर सिर्फ अन्याय हुआ है। जानवरों, इंसानों, देवों, दूतों, अर्धदेवों या चाहे कोई भी प्रजाति हो, उन्हें हमेशा से ही राक्षसों से बेहतर औपचारिकता और संसाधन मिले हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राक्षस समाज शुरुआत से ही अन्याय सहता आया है? क्या लगता है तुम्हें कि उन गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के लिए हमेशा लड़ते हैं उन त्रिदेव से, उन छलीय देवों से, क्योंकि शुरुआत से लेकर आज तक हमेशा ही हमारे हक की चीजें हमें नहीं दी गई, चाहे फिर वो जीवन के लिए संसाधन हो या फिर कोई और चीज। दानव समाज हमेशा से ही उन कपटी देवों से धोखा ही खाते आए है और अन्याय को सहन करती आई है। उद्धरण चिन्ह। महिषासुर को तक्षक की बात पूरी तरह से सही लग रही थी, लेकिन फिर भी वह तुरंत ही किसी निर्णय पर नहीं आना चाहता था। इसी वजह से उसने फिर रग बार संदेह करते हुए कहा, लेकिन महाराज, संसाधन और बंटवारे के समय हमें ही यह पटल लोक मंजूर था रहने के लिए, तो फिर इसमें अन्याय कहाँ हुआ महाराज? उद्धरण चिन्ह। महिषासुर की यह बात सुन तक्षक के चेहरे पर गुस्सा आने लगा और दहाड़ते हुए उसने कहा, लानत है महिषासुर, आखिर तुम्हें दानवों का इतिहास का स्मरण नहीं है? अरे भूल गए क्या तुम कि जब राक्षसराज रावण के भाई कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा की पूरे दिल से कठोर तपस्या की, लेकिन जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से खुश हुए तो देवों ने छल से सरस्वती देवी को कुंभकर्ण की जिह्वा पर बिठाकर जिंदगी भर की नींद मांग ली, जबकि कुंभकर्ण शक्ति और रत्वा मांगना चाहता था। वे डरते हैं हमसे महिषासुर की हमारी शक्तियां देवों के सिंहासनों को हिला के रख देगी। और सबसे बड़ा अन्याय हम दानवों के साथ समुद्र मंथन के साथ हुआ, जब उन दानवों ने हमसे उनके साथ समुद्र मंथन करने के लिए भीख मांगी थी और करार किया कि जो भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा सबके भाग में बराबर आएगा। हमने फिर भी सिर्फ अमृत की चाह की। धन, धान्य, हीरे जवेरात, कामधेनु, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी देवों के पक्ष में आए, और जब बारी अमृत की बराबर हिस्से में बांटने की आई तो फिर से देव डर गए और छल से विष्णुदेव को मनाकर हमारे साथ खेल खेला गया। क्या अब भी तुम्हें कोई अन्याय जानना है महिषासुर? महिषासुर अब पूरी तरीके से तक्षक के इरादों को समझ रहा था और उसे नेक मान चुका था। उसने तुरंत ही गर्व से चिल्लाते हुए कहा, मेरे संदेह और आपके विचारों पर सवाल उठाने के लिए माफी चाहूंगा महाराज। मैं अब पूरे जोश के साथ राक्षस सेना का नेतृत्व करूंगा और उन अर्धदेवों और उन सभी प्रजातियों के योद्धाओं को हम हराकर ही दम लेंगे। इस बार धरती पर अवश्य ही राक्षसों का राज होगा। महिषासुर के जोश को देख तक्षक ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके कमशे को थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शक्तियों पर जरा भी संदेह नहीं है महिषासुर। तभी महिषासुर बोल उठा, बेफिक्र रहे महाराज, मैं उस बच्चे को भी ढूंढ निकालूंगा और आपके कदमों में उसका सिर रख दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन तक्षक आसमान की ओर देख गंभीर होते हुए बोल उठा, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो, लेकिन उसके ना मिलने से उदास मत होना, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा अपनी शक्तियों से वाकिफ है, और अगर है भी तो अकेला है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे साथ ही जीतने हो सके उतने खतरनाक राक्षसों को नींद से जगाओ। बहुत सो लिया, अब बारी है राज करने की। उद्धरण चिन्ह। CH99 कहानी तक्षक की। भगवान ने जब जीवन की रचना की तो साथ ही उन पर देख रेख रखने के लिए देवों की रचना भी की। देवों के की सुख सुविधा के लिए उन्होंने स्वर्गलोक बनाया और साथ ही परियां और अश्विनी कुमार और ऐसे ही कई सारे मोहक और सुंदर जीवों की रचना की। लेकिन भगवान के इन उपकारों की वजह से देवगण दिन रात आनंद में ही गुजरा करने लगे थे। धरती पर संतुलन बिखर रहा था। जब चाहे तब देवलोक से देव धरती पर लतार मारने के लिए निकल पड़ते थे और अपनी मन मर्जी किया करते थे। जब भगवान को देवों की इन बेदरकार हरकतों के विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही देवों को काबू में रखने और सबक सिखाने की सोची, और तब उन्होंने राक्षसों की रचना की, जिन्हें मुख्य तौर पर देवगण को संतुलन में रखने और उन्हें ये बताने के लिए बनाया गया था कि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव नहीं थी। जहां पर देवों को भगवान ने ब्रह्मांड में जीवन को बेहतर और देखरेख के कार्य के लिए बनाया था, वही दानवों को दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन तथा विनाश के हेतु से बनाया गया था। लेकिन समय रहते देव और दानव अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बदले एक दूसरे से लड़ने और खुद को बड़ा साबित करने में झगड़े करने लगे, और उस समय भगवान ने देवों और दानवों को एक दूसरे से अलग अलग स्थान पर रख दिया। लेकिन देव जानते थे कि आज नहीं तो कल राक्षसों के करूर दिमाग इंद्रदेव का सिंहासन लेने की कोशिश अवश्य करेंगे। इसी वजह से ब्रह्मदेव की मदद से देवों ने दानवों को पृथ्वी के सबसे गर्म और बेकार स्थान पर निवास करने के लिए जगह दी और वही बंदी बना दिया गया। उसके बाद से ही दानव पृथ्वी के गर्भ में राक्षसलोक और पाताललोक नाम के स्थान पर बसने लगे। इन दोनों ही लोक में अलग अलग प्रकार का राक्षस बसते थे। राक्षस लोक में निम्न और मध्यम जाति के राक्षस, जैसे कि छोटे और कमजोर राक्षस की जिन पर राज किया जा सके वे बसते थे, तो वहीं पाताललोक में खूंखार और भयान राक्षस बसते थे, जिन पर ना राज किया जा सकता था, न उन्हें काबू में किया जा सकता था। लेकिन पृथ्वी पे राज अथवा देवलोक पर राज करने की बात पर सभी राक्षस एकजुट हो जाते थे और लड़ते थे। लेकिन क्योंकि सदियों से वे पृथ्वी के गर्भ में कैद थे, इसी वजह से भयानक और बड़े बड़े दानव निद्रा अवस्था में चले गए थे, जो तकरीबन काफी सदियों से सो ही रहे थे। जबकि राक्षसलोक के दानव अपने राज्य में इंसानों की तरह जी रहे थे। और अब कई सालों बाद जब राक्षसलोक का तख्ता पलट हुआ तो नागलोक से बहिष्कार किए नाग तक्षक नाग को राजा बनाया गया, जो कि दिखने में तो नागों की बहती था, लेकिन उसकी हरकतें किसी भयानक से भयानक राक्षस से भी बदतर थी। वह खुद को महाभारत काल के सबसे दुर्गुणी नाग तक्षक नाग का वंशज मानता था और इसी वजह से उसने खुद का नाम भी तक्षक रखा हुआ था।
प्रतापगढ़, विजय आहूजा का घर। दोपहर का वक्त था। आज ओम घर पर ही था और अपनी दोनों बहनों के साथ समय बीता रहा था। वही शारदा आंटी सफाई के काम में लगी हुई थी। कुछ देर सफाया करने के बाद उन्होंने काफी सारा बेकार सामान इकट्ठा कर लिया था और उनके बड़े बड़े पैकेट्स बनाकर मैं दरवाजे के पास रख दिए थे, जिससे कि मालिक के आते ही वे उनसे ये सारा सामान घर के बाहर स्टोर रूम में रखवा देगी। सारा काम खत्म कर आंटी ओम और रिया और सौम्या के पास आ ही रही थी कि उसी वक्त घर की बेल बज उठती है। आंटी तुरंत ही दरवाजा खोलती है और अपने सामने सीमा, अंशिका, आयुष, अभय, सुप्रिया और निशा को दका खुश होते हुए बोल उठी, अरे बच्चों, तुम सब आओ आओ, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग मुस्कुराते हुए और शारदा आंटी को नमस्ते करते हुए घर के अंदर आते हैं और फिर अंदर आते ही ओम और उसकी बहनों को भी हाय हेलो करते हैं और फिर अभी ओम को देख मुस्कुराते हुए कहता है, हे ओम, कमो आओ यार, आज बाहर चलते हैं। आज मैं तुम सबको प्रतापगढ़ की बढ़िया सी होटल में खाना खिलाता हूँ। कमो रिया, सौम्या, गेट रेडी, हम सब बाहर जा रहे हैं, मजे करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओम हैरानी से सबको देख कहता है, हे कुल हो जाओ यार, तुम लोग हर रोज ही बाहर ही कहते हो, क्या अभी कल ही तो डिनर करके आए हैं सब, आज फिर से बाहर? कमाल हो सब तुम भी। तभी आयुष बीच में बोल उठता है, अरे यार, अभी कल निशा 1 महीने के लिए दिल्ली जा रही है तो सोचा आज उसे कुछ बढ़िया सा खिलाते हैं। सो सबने साथ में जाने के बारे में प्लान किया। आयुष की बात सुन ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए और अपने बालों के पीछे हाथ फिराते हुए बोल उठा, अम्मा, बात ऐसी है कि मुझे। उद्धरण चिन्ह। तभी शारदा चाची ने ओम की परेशानी को समझते हुए बीच में ही कहा, बच्चों, ओम को बाहर का खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वो कितना भी बाहर खले लेकिन घर आकर वह आप इस उसे खाना ही पड़ता है। तो तुम सब एक काम क्यों नहीं करते, यही बैठ जाओ, मैं तुम सबके कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। शारदा चाची की बात सुन अभय खुश होकर बोल उठे, ठीक है आंटी, ये तो और भी बेहतर रहेगा, आपके हाथ का खाना मतलब होटल से भी बढ़िया खाना, क्या कहते हो यारो? उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन सभी लोग खुश होकर हाँ बोल दिए, लेकिन तभी ओम बोल उठा, चाची, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आप थक गए हो, आज का खाना मैं बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन चाची ने भी खुश होकर उसे रोकते हुए कहा, अरे ओम, कोई बात नहीं, अभी मैं खाना बना देती हूँ ना। लेकिन ओम अपनी चाची को सोफा पर बिठाते हुए बोल उठा, बोला ना चाची, आज सबके लिए खाना मैं बनाऊंगा। ओम की बात सुन आयुष मजाक करते हुए बोल उठा, अरे यार, सच में तुम खाना बनाओगे यार, और कितने परफेक्ट बनोगे, कुछ ऐसा है कि तुम्हें ना आता हो, और जरा देखना भी खाना खाना है, कहीं तुम हमें कुछ जला हुआ ना खिला दो मेरे भी। ओम भी आयुष की बात पर मुस्कुराते हुए बोल उठा, आयुष मेरे भाई, आज तुम मेरा बना खाना खाओगे ना तो अपनी उंगलियां तक चाटते रह जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन अभय ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, अब वो तो खाना बनाओ, फिर ही पता चलेगा कि हम उंगलियां चाटेंगे या फिर तुम धूल चाटोगे। CH100 संदेश। एक तरफ ओम तैयार था अपनी कुकिंग स्किल्स दिखने के लिए, तो वही दूसरी अंबू और सरपदूत ने कुछ कागज जैसी सोने के रंग के पत्र लिखकर एक अजीब से अलग अलग रंग के मोर के गले में बांध दिए। उस जगह कई सारे मोर थे, वे आकार में किसी इंसान जितने बड़े थे और अलग अलग रंग के थे, कोई हरा तो कोई नीला, कोई लाल तो कोई पीला, दिखने में सुंदर वे मोर बदल लूक के सभी दरबारियों के लिए संदेशवहन का कार्य करते थे। उनके पास आसमान ऊंचाइयों में हवा की गति से उड़ने की अद्भुत काबिलियत थी। अंबु और सरपदूत ने सभी उल्लुओं को खत भेजकर रवाना कर दिया, और दिन ढलते हुए आसमान में इतने सारे रंग बेरंगी उल्लुओं को उड़ते देख अपने बगीचे में चिंतित और बैठी नीरजा देवी भी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने हवा के रुख को देखते हुए वापस चिंता भरे भाव से कहा, आशा है हमने देर नहीं की है। उसी वक्त अंबु और सरपदूत भी नीरजा देवी के पास आते हैं और नमन करते हुए कहते हैं, महारानी, हमने वायुमान उल्लुओं के द्वारा सभी प्रमुखों और दरबारियों को संदेश भिजवा दिए हैं। उन्हें देख नीरजा देवी हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलात है और फिर आसमान की ओर देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर सभी वायुमान उल्लुओं की प्रजाति के विशाल मोर अपने अपनी मंजिल की ओर उड़ रहे थे। चाइना के हिम पर्वतों में किसी जगह एक अद्भुत और ऐतिहासिक छिपा हुआ नगर। भूरे रंग का एक मोर उड़ते हुए एक विचित्र नगर के एक बड़े से महल में घुस जाता है। उस महल के अंदर प्राचीन लेकिन रंग बिरंगे वस्त्र पहन कुछ आदमी बैठे हुए थे और अपने राज्य में नृत्य का आनंद ले रहे थे। भूरा मोर महल की राजगद्दी पर बैठे एक बुरे रंग की पोशाक पहने हुए राज के पास जाकर उसके हाथों पर बैठ गया। मोर को देख राजा ने भी तुरंत ही अपने करकर्म को रोक दिया और गंभीर होकर मोर को सहलाते हुए बोल उठा, वायुमान प्रजाति का मोर, स्वागत है आपका ड्रैगन किंगडम में, स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने तुरंत ही मोर के गले से संदेश पत्रिका निकाली और उसे गंभीर रूप से पढ़ने के बाद तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, साथियों, कुछ समय के लिए हमारे सभी कार्य को स्थगित किया जाए, हमें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य से बादलों के लिए निकलना होगा। उसी समय एक दूसरा नीले रंग का मोर हिंद महासागर की गहराइयों में जा चुका था। पानी के अंदर वह मोर एक अत्यंत ही सुंदर नगरी में पहुंच गया था, जो आज के धरती लोक से काफी एडवांस थी। मोर तुरंत ही एक बड़ी सी इमारत में घुस गया और इमारत में बैठी एक रानी के हाथ पर बैठ गया। नीले मोर को देख रानी में मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम वायुमान मोर, आपका जल नगरी में स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। आधे इंसान और आधे मछली की तरह दिखने वाली वो रानी पत्र को पढ़ने के बाद अचानक से खड़ी हो गई और गंभीरता से बोल उठी, जल प्राणी कमांडर, तैयार हो जाए और सभी विभिन्न जल जाति के प्रमुखों को बुलाए, हम तुरंत ही बादलों के लिए प्रस्थान करेंगे।
उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर एक पीले रंग का मोर भारत के कर्नाटक प्रदेश में आए एक घनघोर जंगलों में प्राचीन दिखने वाले कबीले जैसे नगर में पहुंच गया था। पीले मोर को देख नगर के लोग, जो कि आधे बंदर और आधे इंसानों की तरह दिख रहे थे, वे हैरान थे और सबसे ऊंची एक इमारत पर में घुसकर एक बंदर राज के सामने बैठ गया और नमन करने लगा। बंदर राज ने भी बाकियों की तरह पत्र को पढ़ा और अपने साथ भालू समुदाय के मुखिया को ले जाते हैं। इसी तरह नागलोक, सिंहलोक, ऋषिलोक, भूतलोक और वनलोक, पक्षीलोक, मूषक प्रजाति, वायुमान मोर प्रजाति, महाकाय प्रदेश की, जहां पर विशाल के मनुष्य रहते हैं, और ऐसी ही कुछ और अलग अलग प्रदेश के मुखियाओं को पत्र देने के पर सभी मुखिया तुरंत ही बादलोक जाने के लिए तैयार हो चुके थे और पत्र पढ़ने के बाद सभी के चेहरे पर रक अलग ही चिंता दिखाई दे रही थी और जितनी जल्द हो सके सभी लोग बादल लोक पहुंचना चाहते थे। कोई अपने आधुनिक वाहनों पर सवार होकर निकल गया था तो कोई अपने अद्भुत प्राणियों पर सवार था, कोई हवा में खुद से उड़कर जा रहा था तो कोई बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। सभी पत्रों को पहुंचने के अंत में एक सफेद मोर अरावली की पर्वतमालाओं में एक छिपे हुए विशाल झरने के पास आता है, जहां पर श्रीमान धूमकेतु ध्यान में लीन थे। धूमकेतु को देखते ही मोर ने दूर से आवाज लगाई और उस आवाज से धूमकेतु जी ने अपनी आंखें खोले और सफेद मोर को देख मुस्कुराते हुए बोल उठे। लगता है हवाओं के बदलते बहाव ने बादलों की रानी को भी चिंता में डाल दिया है। इतना बोलते ही वे उठे और तुरंत ही मोर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें आंखें मटकाते हुए देखने लगा। धूमकेतु जी ने भी पत्र को अपने हाथ में लिया और मोर के साथ आगे चलते हुए ल उठे। लगता है सिर्फ हवामान ही नहीं, दुनिया भी बदलने वाली है। ये हवाओं की गति बात रही है, खेल की शुरुआत हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। ओम द अननोन की कहानी इस समय से एक फैंटेसी वर्ल्ड में आगे बढ़ेगी, जहां हमें कुछ अजीब प्रकार के जीवों से परिचय होगा, जिनमें कई सारी प्रजातियां हैं जो दुनिया में गुप्त रूप से दुनिया में ही बसी हुई है। लेकिन इसी जगह से ओम अलग अलग हीरोज से भविष्य में मिलेगा और ये सभी हीरोज की अलग अलग नॉवेल्स है जो अब तक पॉकेट नॉवल पर रिलीज नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे ओम नए नए हीरो टाइप कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस होगा, मैं उस नॉवेल को पब्लिश करता जाऊंगा। आसान भाषा में कहूं तो ओम की कहानी एक शुरुआत है, एक स्पेशल हीरो यूनिवर्स की, जहां ओम अलग अलग हीरोज के साथ मिलकर आगे एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा और ये सभी कहानियां और नॉवेल मेरी आगे की कहानियों और नॉवेल से कनेक्टेड रहेगी, जो कि एक दूसरे के साथ संबंध रखती होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज भी पनी है तो आप मुझे कमेंट में बताया सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।